तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि दिन से रात बस तुम्हारी तरह फ्री फायर खेलता था। एक दिन अचानक से वो फ्री फायर खेलते वक्त टपक जाता है। वो अपनी आंखें खोलता और अपने सामने एक सुंदर सी गॉडेस देखता है। गॉडेस बोलती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम रीइंकार्नेशन के लिए सिलेक्ट हुए हो। ये देखकर वो समझ जाता है कि फ्री फायर खेलते वक्त ही वो टपक चुका था। गॉडेस उससे बताती है कि जिस नई दुनिया में मैं तुम्हें समन करने वाली हूँ उस दुनिया में जादू मंत्र ही सब कुछ है, इसीलिए वो एमसी को बहुत ज्यादा पावर देगी। एमसी सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी नई जिंदगी बहुत खुशी से बिता सकता हूँ, और गॉडेस उसे बहुत ज्यादा ओवर पावर बना लेती है। वो रिइंकार्नेट होता है और एक शाही परिवार में जन्म लेता है। उसके पप्पा जी एक किंग थे और मम्मी ने अपने जमाने में डीमन किंग को खत्म कर दिया था। किंग उसे देखकर रो पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं बताएंगे। किंग ऑर्डर देता है कि हम इस बच्चे को जंगल में फेंक कर आएंगे। एमसी सोचता है, कुत्तों की जिंदगी। वही गॉडेस तो परेशान हो रखी है क्योंकि उसने एमसी को बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल बना लिया है। दरअसल उस वर्ड में सिर्फ 2 डिजिट तक ही पावर को मेजर कर सकते हैं और इस चक्कर में वो सभी लोग उसकी पावर गलत नाप रहे हैं। ऊपर से उसके पास कोई एलिमेंट भी नहीं है। असल में एमसी की पावर 1002 है। बेचारा एमसी तो अब जंगल में था क्योंकि उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी और अब वो बच्चा बनकर हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो बैरियर मैजिक है। वो बैरियर मैजिक का यूज करता है और उसकी हेल्प से डिफरेंट शेप्स आता है। वो बैरियर की हेल्प से हवा की सैर करता है। वो हवा में था कि इतने में ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा फ्री रेंज मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है, पर बैरियर की वजह से वो बाल बचता है। उस टिंगू को कुछ ज्यादा गुस्सा आता है। वो छोटे छोटे बैरियर को क्रिएट करता है और उस पर मारना शुरू करता है, पर इतनी सी चीजों से उस वुल्फ को कुछ भी नहीं होता। वो टिंगू बच्चा बैरियर्स को पेड़ों पर लगाता है और वुल्फ पर मारना शुरू करता है, लेकिन वो फिर से खड़ी हो जाती है। टिंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो एक बहुत बड़े पहाड़ को ही उस पर फेंकने वाला था। वुल्फ माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी को पता चलता है कि ये बोल सकती है और ये तो लड़की भी है। वुल्फ कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरा माना काफी ज्यादा लो हो चुका था, इसीलिए मैं तुम्हें खाने वाली थी। आखिरकार तुम हो कौन? पर वो टिंगू काफी ज्यादा छोटा था इसीलिए वो बोल भी नहीं पाता। वो अपने बैरियर को मुंह में लगाता है और बोलने लगता है। वो इससे अपना नाम हारूटो बताता है। वो बताता है कि मैं एक शाही किंगडम में पैदा हुआ था पर मेरे पास लो मैजिक था इसीलिए मुझे अबंडेंट कर लिया। वो बताती है, अबे टिंगू, तेरे पास इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैजिक है। नॉर्मल ह्यूमंस सिर्फ लेवल 77 तक जा सकते हैं, पर तुम्हारा माना काफी खतरनाक है। एक सेकंड, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं? हारूटो सोचता है कि मैं पिछली जिंदगी में तो सिर्फ फ्री फायर खेलता था, पर वो उसे ये नहीं बता सकता, बल्कि कहता है, हाँ मैं डीमन किंग हूँ और मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। वुल्फ डर जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दो और मुझे मार दो। हारूटो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वुल्फ कहती है, मेरा नाम फ्ले है और डीमन किंग मैं हमेशा आपकी सर्वेंट बनकर रहूंगी। उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और अब वो टिंगू फ्ले का मास्टर है। हारूटो बोलता है, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था कि इतने में ही वो लो मैजिक का नीचे गिर जाता है। फ्ले के पूछने के बाद वो बताता है कि मैं एक टिंगू बच्चा हूँ और मुझे दूध चाहिए। फ्ले कुछ इंतजाम करती है। वो अपने मैजिक से एक सुंदर लड़की में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो बिना कपड़ों की थी, इसलिए हारूटो उसे देखकर बिल्कुल शर्मा जाता है। वो अपने बैरियर मैजिक की हेल्प से उसे कपड़े बना लेता है और अब वो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। वो कपड़े कुछ ज्यादा ही क्रेजी थे। फ्ले उसे माफी मांगती है क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं पिला सकती। फ्ले नोटिस करते हैं कि उनकी तरफ कोई तो बढ़ रहा था। वहाँ पर एक वाइकिंग बंदा आता है और बोलता है, मुझे वो बच्चा चाहिए, पर फ्ले मना कर देती है। वो उसे बताती है कि ये टिंगू मेरा मास्टर है और वो इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। वो बोलता है कि मैं इस बच्चे को बचाने आया हूँ और वो अपने साथ दूध भी लाया था। हारूटो ये देखकर काफी खुश हो चुका था और फ्ले से उसे लेने को कहता है। फ्ले कहती है, आखिरकार तुम्हें इस बच्चे से फर्क क्या पड़ता है? बंदा कहता है कि एक बार उसका भी छोटा बच्चा होने वाला था, पर बर्थ के वक्त ही वो टपक चुका था, इसलिए वो इस बच्चे को बचाना चाहता है। फ्ले की आंखों में आंसू थे। वो बोलता है, अगर ये टिंगू तुम्हारा मास्टर है तो मैं हमेशा ही इसे तुम्हारे साथ रखूंगा। उसके बाद वो लोग मान जाते हैं और हमारा एमसी भी दुद्दू की लालच में आ चुका था और वाइकिंग बनने के साथ निकल जाता है। 9 साल बीतने के बाद अब हारूटो उनके साथ ही रहता है। उसकी एक मदर है और एक छोटी सी बहन भी। उसकी जिंदगी यहाँ पर मस्त कट रही थी, पर एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी छोटी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर वो फ्ले को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी और इसी कारण से हारूटो जलता था। शार्लेट उसके साथ खेलकर कुछ ज्यादा ही मजे करती है। वहीं पर हारूटो ये देखकर कुछ ज्यादा ही दुखी हो रहा था। उसकी मदर वहाँ पर आती है और कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि शार्लेट को ये पता नहीं कि आखिरकार तुम्हारे एज वाली लड़कियों के साथ बातें कैसी करती है। ये सुनकर हारूटो को लगता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया मेरी प्रीवियस लाइफ के बारे में, और क्या उसे पता चल गया कि मैं 30 साल का बुढ़ा हूँ। हारूटो अपने रूम में था और वो सोच रहा था कि आखिरकार मैं इस जगह से निकल कैसे सकता हूँ। उसने 9 सालों के अंदर अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी ताकि वो यहाँ पर ना रह सके और इस किंगडम से बाहर जाए ताकि वो अपने जीवन का असली मकसद ढूंढ पाए। उसने एक कॉपी बना ली थी जो कि सेम टू सेम उसके जैसे दिखती थी। वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पर इसके लिए तो उसे फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी। और ये सोच कर उसका दिमाग बिल्कुल पागल हो चुका था कि इतने में उसके डैड उसे बाहर बुलाते हैं ताकि वो उसे ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि हारूटो का लेवल बिल्कुल लो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसके डैड उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। हारूटो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इस वाइकिंग को कैसे हराऊंगा, इसके पास काफी ज्यादा पावर है और इसका लेवल भी काफी बेहतरीन है। पर हारूटो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। उसके बाद वो अपने डैड पर एक हिट मारता
जाता है, पर उसके कारण से ही उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल टूट चुकी थी और जमीन के नीचे एक गड्ढा हो चुका था। हारुतो के डैड ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार एक बच्चे के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। पर वो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और उस पर एक स्लैश यूज करते हैं, पर हारुतो उससे बिल्कुल बच्चों की तरह बच जाता है। और ये देखकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उस वाले अटैक को कोई लेवल 30 या फिर लेवल 40 का मैजिक नाइट ही डिफीट कर सकता है। और हारुतो तो एक बच्चा ही है, पर उसने फिर भी ऐसा कर लिया। और हारुतो अपने मन में सोच रहा था कि मेरा मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक है, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं माना क्रिस्टल से अपने मैजिक को नापता हूँ वो हमेशा ही लेवल 2 का आता है। मैं तो बिल्कुल बोर हो चुका हूँ, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर एक्सप्लोर करेगा इस दुनिया को। हारुतो के पास सिर्फ एक ही मैजिक है, बैरियर मैजिक। उसके पास तो कोई एलिमेंट्स भी नहीं है। और उसके बाद उसके डैड भी उसे बताते हैं और शार्लेट भी ये सब कुछ दूर से देख रही थी। उसके बाद रात में हारुतो के डैड उसकी मदर को बताते हैं और मुझे लगता है कि वो एक डीमन किंग की रीइंकार्नेशन है। उसकी मदर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पर इतने में उसका डैड उससे बताते हैं कि मैंने सुना है कि हारुतो एक रॉयल खानदान से है, उसके पास एक रॉयल सिंबल है और कहावतों के अनुसार कुछ लोगों ने रॉयल खानदान में डीमन का तो इल्लू किया था और ऐसा हो सकता है कि हारुतो भी एक डीमन किंग ही है। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अब हम करे तो करे क्या। और हारुतो का ख्याल तो वैसे भी एक डीमन वुल्फ ही रखती है, पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग हारुतो को एक अच्छी लाइफ देंगे। और शार्लेट भी ये सब कुछ सुन रही थी। हारुतो मस्त तरीके से अपने बेड पर चिल रहा था। वो सोचता है कि डैड तो कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। इतने में ही बाहर से उसे कुछ नॉइज आती है। वो बाहर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो हर सोल्जर पिट कर आ चुके हैं। वहाँ पर उसके फादर भी थे। वो अपने डैड के पास जाता है और डैड उसे बताते हैं कि उसके किंगडम पर बहुत से डाकुओं ने हमला कर दिया था और जब वो लोग वापस उन डाकू पर हमला करने के लिए गए तो उन लोगों ने उन्हें उल्टा पीट लिया। यानी कि उन लोगों की आने की खबर उन लोगों को पहले से थी। उन लोगों ने तो सभी सोल्जर्स को बिल्कुल घायल करके रखा है। गोल्ड को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। इतने में फ्ले उनका मजाक उड़ाती है और कहती है क्या तुम इतने ज्यादा वीक हो कि तुम एक सी रैंक के चूजों से पिट कर आ चुके हो। हारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है और उसके बाद वहाँ से जाता है। जाते जाते वो उन सभी लोगों पर अपना बैरियर मैजिक का यूज करता है और सभी लोगों को हील कर देता है। गोल्ड भी ये देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था कि आखिरकार ये सभी सोल्जर इतने जल्दी हील कैसे हो सकते हैं। उसके बाद रात के समय फ्ले अभी भी हारुतो के रूम के बाहर ही थी। हारुतो को बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है और वो उससे कुछ भी नहीं कहती। और तब हारुतो को याद आता है कि मैंने इसे मुंह बंद करने के लिए कहा था। वो कहता है सॉरी मुझे माफ करना, उस वक्त मैं काफी गुस्से में आ चुका था। फ्ले भी उससे माफी मांगती है और कहती है कि आखिरकार आपका मानना क्या है, वो डाकू ऐसा क्यों कर सकते हैं। उसके बाद वो छत पर जाते हैं और डाकू के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं। उन लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। उसके बाद हारुतो और फ्ले दोनों ही उड़कर डाकू को मारने के लिए जाते हैं। इतने में उन लोगों को शार्लेट उड़ते हुए देख लेती है। वो डाकू वहाँ पर थे। वो आपस में बोलते हैं आज तो मुझे मजा आ गया, पहले हम गोल्ड के एम्पायर को खत्म करेंगे, उसके बाद गोल्ड को खत्म करेंगे। वो डाकू बहुत बुरे थे, उनका मकसद गोल्ड को मारना था। इतने में हारुतो और फ्ले भी वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों ने उनकी पूरी बातें समझ ली थी। उसके बाद हारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो बोलता है मुझे सच सच बता दो कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। सभी लोग हारुतो को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उसके बाद वो लोगों ने बताते हैं कि हम लोग पास वाले एम्पायर के रहने वाले हैं और हम लोग वहीं के सोल्जर हैं, पर वहाँ के किंग ने हमें आदेश दिया है गोल्ड को मारने का, इसीलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और हारुतो सोचता है अगर ऐसी बात है तो ये लोग हमारे एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकते हैं, तो क्या होगा अगर मैं इन्हें मार डालूंगा। उसके बाद हारुतो फ्ले को कहता है हमें इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस पूरी जगह को जला सकती हो। फ्ले अपनी मैजिक का यूज करती है और उसके बाद उस पूरी जगह को जला देती है। पर जाते जाते हारुतो वहाँ पर एक मैसेज छोड़ जाता है और वही सेम मैसेज एक बंदा अगले दिन आकर गोल्ड को सुनाता है और वहाँ पर बताता है कि वहाँ पर आग लग चुकी थी और सभी डाकू मर चुके हैं। गोल्ड को भी समझना था कि आखिर उसके एम्पायर में ये सब हो क्या रहा है। शार्लेट कहती है पापा आपको क्या लगता है आखिरकार ये सब किसने किया होगा। जाहिर सी बात है वहाँ पर आग लगी थी तो हो ना हो जरूर काम फ्ले का ही है। शार्लेट दौड़ते दौड़ते फ्ले के पास जाती है और कहती है मैंने तुम्हें देखा था कि कल रात तुम और हारुतो डाकू को मारने गए थे। क्या दो हारुतो है? अबे पागल बच्ची, क्या तुम पागल हो? क्या तुम सीढ़ियों से गिर गई थी? वो उसे बताती है कि जब कल रात मैं हारुतो के रूम में गई थी तो वहाँ पर वो सो रहा था, पर वो तो उड़कर पहले ही जा चुका था। क्या दो हारुतो है? ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और उसके बाद फ्ले उसे बताती है कि हारुतो कोई आम आदमी नहीं है, जन्म से ही उसके पास काफी क्रेजी वाली पावर है, उसके पास काफी ज्यादा मानना है। शार्लेट इस बात को सोचकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हारुतो एक प्रोडिजी है और अब शार्लेट को उस पर शक हो रहा है। उसके बाद फ्ले हारुतो को पूरी बात आती है शार्लेट के बारे में और हारुतो को लगता है कि अब शार्लेट मुझ पर शक करने लगी है, इसलिए वो उस पर सबसे पहले बैरियर मैजिक का यूज करता है और उसके बाद सर्विलेंस बैरियर उस पर लगा देता है और अलार्म भी, ताकि शार्लेट पर कोई भी दिक्कत आए तो वो उसे पहले ही पता कर ले। उसके बाद जब रात के समय हारुतो सुसु करने के लिए बाहर जाता है तो शार्लेट भी उसके पीछे पीछे आती है उस पर नजर रखने के लिए। वो उस पर बोलता है अगर तुम्हें चाहिए क्या, पर वो उससे बात ही नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं कि कई दिनों तक हारुतो जहाँ भी जाता था शार्लेट उस पर नजर रखती थी। अगले ही दिन हम देखते हैं कि शार्लेट और उसकी मॉम बाहर ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं। हारुतो को इस बात से काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि एम्पायर में से काफी लोग हैं जो कि गोल्ड की फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हारुतो अपने कमरे में बैठा था कि इतने
इतने में वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। हम वहाँ पर देखते हैं कि हारुतो की मॉम और सिस्टर को बहुत सारे डाकुओं ने घेर कर रखा है और उनके गार्ड को बहुत से डाकू मार रहे हैं। वो वहाँ से भाग जाती है अपने बच्चे के साथ, पर वो डाकू उस पर मैजिक यूज करते हैं। वो जैसे तैसे करके शार्लेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उनकी मैजिक के कारण से वो घायल हो चुकी थी। इतने में एक पैरेट शार्लेट के पास आता है और वो उसे लोकेशन के बारे में बताना शुरू करती है। जाते जाते वो एक पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी और वो वहाँ से नीचे जंप मार लेती है। वहाँ पर एक मैजिकल केव आ चुकी थी। शार्लेट की मॉम उसे बताती है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि हीरो ऑफ जस्टिस हमें बचाने के लिए आ जाएगा। वो शार्लेट को यहाँ पर छोड़कर बाहर जाती है ताकि वो सोल्जर से अकेले ही निपट ले। वहाँ पर और भी काफी सोल्जर्स आ चुके थे। नटालिया अपने चाकू निकालती है क्योंकि वो कैप्चर नहीं होना चाहती, वो अपनी ही जान लेना चाहती थी। इतने में उसका चाकू टूट जाता है, उसे करंट लगता है और हारुतो वहाँ पर आ चुका था। हारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो एक के बाद एक करके सभी सोल्जर को मार डालता है। उसके बाद वो नटालिया और शार्लेट को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देता है। शार्लेट को वापस से वही डिमोनिक माना का महसूस होता है। हारुतो वहाँ से जाने वाला था कि इतने में शार्लेट वहाँ पर आती है और बोलती है रुक जाओ। हारुतो पीछे मुड़ता है और बोलता है व्हाट्स अप, कैसी हो? शार्लेट उसे बोलती है क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो? हारुतो को बिल्कुल बेसमझ आता कि आखिरकार ये बच्ची क्या कह रही है। शार्लेट बोलती है मैं भी कितनी बड़ी गद्दी हूँ, तुम्हारे पास इतना माना है, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम हीरो ऑफ जस्टिस ही हो। उसके बाद हारुतो वहाँ से निकल जाता है। अगले ही पल गोल्ड के सामने एक संदेश आता है और कहता है कि नटालिया और शार्लेट बिल्कुल सुरक्षित है। गोल्ड हारुतो को बोलता है तुम्हारा मानना क्या है, आखिरकार वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो कौन था? हारुतो कहता है मुझे विश्वास है कि वो कोई ऐसा हीरो है जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं चाहता और अगर कभी भी इंपीरियल सोल्जर उन पर अटैक करेंगे तो हीरो वापस से फिर से आएगा। इतने में गोल्ड कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम 9 साल के नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही साल के हो। हारुतो अपने मन में कहता है आखिरकार अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं 30 साल का हूँ। कि वहाँ पर शार्लेट और उसकी मॉम आती है। सबसे पहले शार्लेट उसके डैड से मिलती है और उसके बाद हारुतो को गले लगाती है। हारुतो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था क्योंकि पहली बार उसकी बहन ने उसे गले से लगाया था, पर फ्ले ये देखकर बिल्कुल जेलस फील। और उस दिन के बाद ही शार्लेट हमेशा ही हारुतो के कमरे में आती थी क्योंकि वो हमेशा से उसके साथ खेलना चाहती थी। वो वहाँ पर उसके सर्वेलेंस मैजिक को देखती है और कहती है ये तो बहुत खतरनाक है। हारुतो उसे बताता है ये खतरनाक तो है पर इसमें काफी माना और मैजिक वेस्ट होता है, ये एक एंशिएंट मैजिक है। शार्लेट बोलती है कि एंशिएंट मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उनको यूज करने के लिए किसी भी एलिमेंट की जरूरत नहीं होती। वो उसे बताती है कि मैंने लाइब्रेरी में काफी एंशिएंट मैजिक की बुक देखी है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद शार्लेट हारुतो को एंशिएंट मैजिक के पास जाती है। वहाँ पर हारुतो एंशिएंट मैजिक के बारे में काफी कुछ डिस्कवर करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास वो काफी क्रेजी माना है, वो काफी खतरनाक मैजिकल स्पेल का यूज कर सकता है और वो भी बिना किसी एलिमेंट के। उसे यही बताता है कि मैंने ये सभी की चीजें एनीमे में देखी है। शार्लेट बोलती है कि आखिरकार एनीमे होता क्या है? हारुतो एकदम ओटाकू की तरह उसे एनीमे के बारे में बताना शुरू करता है। शार्लेट इन सभी बातों को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और कुछ दिनों के बाद हारुतो मैजिक का ट्राई करता है और वहाँ पर वो गूगल को बिठा देता है और वहाँ पर हारुतो शार्लेट को सबसे पहली बार कोई एनीमे दिखाता है। एनीमे को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। किसी भी पिक्चर को बोलते हुए सुनना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी। वो सबसे पहले उसे ओवरफ्लो दिखाता है और उस बच्ची को जापानीज बिल्कुल भी नहीं आती, वो उसे जापानीज भी सिखाता है। पर हारुतो का मानना यह था कि वो सिर्फ एक बच्ची है और वो जापानीज इतने जल्दी से ही सीख सकती। पर शार्लेट तो एक हफ्ते के अंदर ही पूरी जापानीज सीख लेती है। हारुतो सोचता है कि ये तो एक प्रोडिजी निकली, वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और अब तो वो जापानीज बोल भी सकती थी। वो पूरे दिन बस एनीमे ही देखती थी और हारुतो सोचता है ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने अब काफी नए एनीमेज देख लिए थे और अब शार्लेट को एनीमे देखने की लत लग चुकी थी। और जब शार्लेट अपने नेक्स्ट एनीमे देखने के लिए आगे बढ़ रही थी कि इतने में हारुतो वहाँ पर आता है और वो उसे रोक लेता है। तुम दिन में मैक्सिमम सिर्फ 3 घंटे एनीमे देख सकती हो क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। शार्लेट बिल्कुल घबरा चुकी थी और बोलती है प्लीज मुझे और देखने दो, पर वो ऐसा नहीं मानते। उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड तो डाकू को मारने के लिए वहाँ पर निकल चुका है। वहाँ पर उनके एम्पायर में काफी डाकू आ चुके हैं। शार्लेट को अपने डैड की काफी चिंता हो रही थी। वो हारुतो को कहती है कि तुम्हें भी डैड के साथ जाना चाहिए और इसीलिए हारुतो भी मान जाता है। पर पहले वो डिसाइड करते कि हारुतो एकदम एनीमे कैरेक्टर की तरह एंट्री लेगा और उसके बाद अपने डैड को बचा लेगा। सबसे पहले उसे ट्रांसफॉर्म होना होगा। हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और पावर रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शार्लेट देखकर बिल्कुल एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और अब से आगे जो कुछ भी हारुतो करेगा शार्लेट उसे आराम से टीवी पर देख सकती है। हारुतो डाकू को मारने के लिए वहाँ पर जाता है। वो सबसे पहले बैरियर मैजिक का यूज कर और सभी डाकू को एक जगह कलेक्ट करता है। पर वो अपने मन में सोचता है कि शार्लेट को एक्शन देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें मार देगा। वो एक के बाद एक करके बड़े ही आराम से उन चोरों को पीट डालता है। वहाँ पर उसके डैड भी आते हैं और वो बोलते हैं आखिरकार तुम
कौन हो। हारुतो बिल्कुल ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं। वो उसे पूछता है क्या वो तुम ही हो जिसने मेरी बीवी और मेरी बेटी को बचाया। पर हारुतो बोलता है आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो उसे उसका नाम पूछता है और बोलता है मेरा नाम है ब्लैक रेंजर। गोल्ड अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कैसा बेतुका सा नाम है। और हारुतो बोलता है मैं किसी को भी अपनी सही पहचान नहीं बता सकता। और गोल्ड भी मान जाता है और सभी ब्लैक रेंजर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उसका माना लेवल काफी खतरनाक था। हारुतो अजीब अजीब सी नौटंकी करता है और बोलता है कि मेरा मकसद है जस्टिस फैलाना। उसके बाद वो अपने घर आता है और वो काफी ज्यादा थक चुका था। इतनी में शार्लेट आती है और वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो हारुतो को कहती है कि मुझे और भी देखना है। हारुतो हर दिन शार्लेट को खुश करने के लिए बाहर जाता था और डाकू को मार कर लाता था। और अब ब्लैक रेंजर के चर्चे पूरे शहर में हो चुके हैं। सभी लोग ब्लैक रेंजर को जानते हैं। और कुछ दिनों के बाद हारुतो की कॉपी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी थी। उसकी कॉपी अब बोल भी पाती थी, सोच भी पाती थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हारुतो की कॉपी ने काफी मेहनत की। उसने तकरीबन 10-10 घंटे सिर्फ लाइब्रेरी में बिताए हैं। शार्लेट भी वहाँ पर आती है और कहती है कि आखिरकार इन दोनों में से मेरा वाला कौन सा है। हारुतो कहता है कि तुम्हारे वाला तो कोई भी नहीं है। वहाँ पर हारुतो की मम्मा से बुला रही थी। हारुतो अपनी कॉपी को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए जा सकते हो, पर वो उससे सीधा ही मना कर लेता है और इसलिए ना चाहते हुए हारुतो को ही वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर प्रिंस लॉइस और प्रिंसेस मैरीना आई थी। प्रिंस लॉइस काफी ज्यादा बदतमीज किस्म का आदमी था और हारुतो भी वहाँ पर मिलने के लिए आया था। वो बच्चा कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था। जब प्रिंस लॉइस सबसे पहले हारुतो को से मिलता है, अच्छा तो वो यही लड़का है जिसे कि तुम लोग ऑर्फन में से उठा लाए हो। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा लेवल 2 का है, इसीलिए मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। वो हारुतो को बोलता है कि तुम चिंता मत करना लेवल 2 के लूजर, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ खरोच ही मारूंगा। पर हारुतो अभी भी कुछ नहीं बोलता। वो अपने ऊपर बैरे मैजिक लगाता है और उस बदतमीज बच्चे का लेवल सिर्फ 9 का ही था। उसके डैड का लेवल 32 का था और प्रिंसेस मैरियाना का लेवल 14 का था। और शार्लेट ने उसे बताया था कि जो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली है उसका लेवल 77 का है। वो बदतमीज बच्चा हारुतो पर अटैक करता है और हारुतो से डॉज कर लेता है। हारुतो अपने ऊपर बैरियर मैजिक लगाता है और उसे पिटना शुरू करता है और वो भी जानबूझकर। और अब उस बच्चे का कुछ ज्यादा ही हो रहा था। वो उसके सर पर बार बार टपली मारना शुरू करता है और अब हारुतो को दिमाग भी बिल्कुल खिसक चुका था। वो सबसे पहले खड़ा उठता है और उसके बाद उसके सर पर एक वार करता है जिसके कारण से वो बिल्कुल डेड हो चुका था। प्रिंसेस मारिना बिल्कुल शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या सच में इसका लेवल 2 का है। गोल्ड कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। और अब हारुतो उस बच्चे की काफी पिटाई कर रहा था। लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो हारुतो पर अपने फायर मैजिक का यूज करता है। हारुतो अपनी बैरियर मैजिक की हेल्प से उसकी फायर को एब्जॉर्ब करता है। प्रिंस लॉइस देख कर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और बोलता है क्या आखिरकार मेरी फायर कहाँ गई। और वो उस पर बिना रुके बस अटैक कर ही जा रहा था और दूसरी तरफ से वो अटैक एब्जॉर्ब हो रहा था। हारुतो से कहता है कि क्या तुम्हें अपने मैजिक को देखना है। वो एक बार में ही पूरे मैजिक को रिलीज करता है और उस पर मार देता है जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हो चुका था। प्रिंसेस मारिना वहाँ पर आती है और वो उसे सॉरी कहती है अपने भाई की बदतमीजी के लिए और हारुतो भी मान जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। पूरे रॉयल कैपिटल को पता था कि हारुतो का लेवल 2 का है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में पता कर रहे हो। उसकी अगली ही रात शार्लेट टीवी पर बैठकर कुछ डाकू को देख रही थी। उसके बाद वो हारुतो को बोलती है हारुतो वहाँ पर देखो डाकू। वहाँ पर फ्ले भी आती है और बोलती है मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। शार्लेट कहती है ऐसा हर एनीमे में होता है, जब भी किसी हीरो को जरूरत पड़ती है तो उसका पार्टनर वहाँ पर आता है। हारुतो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद हारुतो और फ्ले उन डाकू को मारने के लिए साथ में जाते हैं ताकि शार्लेट को वो एंटरटेन कर पाए। पर हारुतो फ्ले को समझाता है कि जो कुछ भी हम वहाँ पर करेंगे वो सब कुछ शार्लेट देख रही होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग कम ही खून खराबा करो। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं डाकू के पास और अब उनको मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। पर फ्ले को तो हारुतो की बातों से कुछ भी परवाह नहीं होती। वो उन डाकू पर अपनी फायर मैजिक का यूज करती है और उन्हें भूनना शुरू करती है। पर तभी हारुतो उन पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है, डाकू को फ्ले से बचाता है और उसके बाद फ्ले पर एक टपली मारता है। वो बोलता है तुम्हें याद नहीं क्या मैंने तुम्हें क्या कहा था। सॉरी मास्टर मैं भूल गई थी। पर फ्ले अभी भी नहीं मानती। वो उन डाकू को झुलसा कर मारना शुरू करती है। उसके बाद वो लोग वापस आते हैं। हारुतो तो कुछ ज्यादा ही थक चुका था। उसके बाद शार्लेट वहाँ पर आती है। वो बहुत खुश थी। वो फ्ले को नए हीरो के पोज बता रही थी। उसके बाद हम उसी किंग के बेटे को देखते हैं। वो हारुतो से हारने के बाद कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। इतने में वहाँ पर उसका एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि आपको खाने के लिए आना चाहिए और कल के दौरे के लिए आपको शार्लेट को बुलाना चाहिए। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये किंग का ऑर्डर है। और कल के लिए वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट बड़े मजे में थी। हारुतो का क्लॉन वो सभी काम कर रहा था जो कि हारुतो को करने पसंद नहीं थे। हारुतो का क्लॉन उसे कहता है आखिरकार तुम मुझे हर वो काम क्यों करवाते हो जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरे क्लॉन हो। और हारुतो का क्लॉन भी ये सब कुछ कर कर बिल्कुल बोर हो चुका था। और अब कल के दिन शार्लेट और बाकी लोगों को टूर पर जाना है इस पूरे किंगडम के। इसीलिए हारुतो सोच रहा था कि क्या रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं। वो टीवी पर देख रहा था। कितने में वो देखता है कि कुछ जादूगर मैजिकल सर्कल को अपीयर करते
करते हैं। हारुतो जल्दी से अपना भेस बदलता है और ब्लैक रेंजर बनकर वहाँ पर जाता है और बोलता है, और भाई लोग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। वहाँ पर उनका सीनियर मेज अचानक से मैजिकल सर्कल से स्केलेटन की आर्मी बाहर निकालता है। स्केलेटन की आर्मी हारुतो पर अटैक करने वाली थी कि इतने में हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और वो लोग उल्टा ही उन पर ही उल्टा अटैक करना शुरू करते हैं। अब वो लोग तो बिल्कुल आपे से बाहर आ चुके थे कि इतने में उनका सीनियर वहाँ पर एक बहुत बड़े गोलम को समन करता है। हारुतो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, पर गोलम उसे एक जोरदार घूसा मारता है। हारुतो देखता है कि गोलम की चेस्ट में कुछ तो रेड सा है। वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और उसके बाद उसे तोड़ डालता है और अब वो गोलम भी हारुतो के साइड हो चुका था। उसके बाद वो गोलम भी उल्टा उन लोगों पर ही अटैक करना शुरू करता है और अब वहाँ पर हर खड़ा मॉन्स्टर हारुतो की टीम में था। वो उन सभी मैजिकल मेजेस को बंदी बनाता है और कहता है, मुझे साफ साफ बता दो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद हारुतो हड्डियों की हेल्प से उसके हर एक टीम मेंबर को जिंदा गाड़ना शुरू करता है। तो मुझे यहाँ तो सब कुछ सच सच बता सकते हो या फिर मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा? अच्छा सॉरी, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो अपना मुंह खोलना शुरू करता है कि हमें ये सब कुछ क्वीन ने करने के लिए कहा था। आखिरकार क्यों? हमें क्वीन ने ऑर्डर दिया है कि हमें शार्लेट को मारना है। ये सुनकर हारुतो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्वीन शार्लेट के पीछे क्यों पड़ी है और क्वीन का मानना ये था कि एक दिन जरूर शार्लेट का पावर लेवल क्वीन से भी ज्यादा हो जाएगा और तब ये किंगडम दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसीलिए पहले क्वीन ने उन लोगों पर इंपीरियल सोल्जर से हमला करवाया, पर वो लोग फेल हो गए। इसीलिए कल के लिए हम ट्रैप सेट कर रहे थे ताकि हम लोग शार्लेट को मार पाए। हारुतो अपने मन में सोचता है, वो क्वीन तो बहुत बेकार सी है, मैं उसे कैसे भी करके मार डालूंगा, भले ही वो मेरी बायोलॉजिकल मदर क्यों ना हो, क्योंकि उसने मुझे बचपन में ही मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। और अब हारुतो बिल्कुल गुस्से में आ चुका था और अब वो गोलम भी अपने आपे से बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। हारुतो कसम खाता है कि मैं अपनी फैमिली को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, भले ही मुझे अपनी बायोलॉजिकल मदर से लड़ना पड़े। और उसके अगले ही दिन वो सभी लोग किंगडम की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर शार्लेट प्रिंस को बोल रही थी, अरे बुरा मत मानो, चिंता मत करो, तुम हारुतो से हार गए हो, इसीलिए तुम्हें तो खुश नसीब होना चाहिए कि तुम्हें हारुतो से लड़ने का मौका मिले। अबे चुप रह ले। प्रिंस अपनी पूरी भड़ास हारुतो पर निकालता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तुमने मुझे मार कैसे लिया। प्रिंसेस भी कहती है, कहीं तुम रिटर्न डीमन तो नहीं? हारुतो बोलता है, भाई आखिरकार ये होता क्या है? शार्लेट उसे बताती है कि जब कोई रॉयल खानदान का आदमी डीमन से इलुलु करता है, उसके बाद उनके ग्रैंड चाइल्ड में यानी कि पोता पोती में कुछ ट्रेस आते हैं डीमन के। पर हारुतो की ना तो पूंछ है, ना तो उसके कान लंबे है और ना ही तो उसके सींग है, यानी कि ये तो डीमन नहीं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं। प्रिंसेस और शार्लेट साथ में खेलना शुरू करती है। इतने में हारुतो अपने डैड के पास जाता है और वो उससे कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि क्वीन शार्लेट को मारने के चक्कर में है। गोल्ड कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कल ब्लैक रेंजर ने मेरे पास एक संदेश भेजा था और वहाँ पर हमें क्वीन के कुछ आदमी मिले। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार वो चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो उसे बहुत भला मानता था। हारुतो से पूछता है, आखिरकार वो क्वीन शार्लेट के पीछे क्यों पड़ी है? कि हो ना हो एक दिन शार्लेट का लेवल क्वीन से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्वीन को डर है कि कहीं उसकी गद्दी छिन ना जाए। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि क्वीन कहीं गायब हो जाए। गोल्ड कहता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्वीन इस टाइम पर गायब हुई तो पूरे किंगडम पर सिविल वॉर छा जाएगी, क्योंकि क्वीन अभी के वक्त में इस पूरे किंगडम की सबसे खतरनाक एंटिटी है। दरअसल बहुत समय पहले डीमन किंग ने हमारे किंगडम पर अटैक कर लिया था और तब किंग की आर्मी में क्वीन भी थी। तब उसका बिल्कुल भी नाम नहीं था और क्वीन ने डीमन किंग को एक ही शॉट में खत्म कर लिया। उसके बाद सभी लोग उसे फ्लैश प्रिंसेस के नाम से जानने लगे। उसके पास काफी खतरनाक पावर भी आ गई और उसके बाद से उसका मकसद है कि उसे इस पूरे किंगडम पर राज करना है। पर अगर कोई क्वीन से भी ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर आ गया तो बात अलग है। तो हारुतो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें उसकी कैसे भी करके प्रोटेक्शन करनी होगी। डैड आप चिंता मत करो, जब तक शार्लेट बड़ी नहीं होगी तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी बायोलॉजिकल मदर से भी लड़ना पड़े। मास्टर क्या मैं उसे मार सकती हूँ? नहीं, उसे मैं ही मारूंगा और मुझे लगता है कि वो जरूर हमारे ऊपर फिर से अटैक करने वाली है। लगता है माँ और बेटे का फिर से मिलने का समय आ चुका है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि कमाल की थी और उसको देखने के दो बड़े रीजंस थे। वहाँ पर क्वीन की आर्मी वाले उसे बता रहे थे कि लगता है कोई ब्लैक रेंजर नाम का एक योद्धा है और उसी ने समंदर यूनिट को मारा है और वही हम लोगों की जान के पीछे भी पड़ा है। क्वीन बोलती है, क्या तुम इतना ज्यादा वीक हो और तुम क्या एक बच्चे को भी नहीं खत्म कर सकते? उसके बाद वो अपनी होली स्वॉर्ड को उठाती है और कहती है कि मैं इसी स्वॉर्ड से उस ब्लैक रेंजर को खत्म करने वाली हूँ। और वो क्वीन काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसके पास डिमोनिक ऑरा था। इतने में ही वहाँ पर ब्लैक रेंजर आता है और बाकी सभी लोगों को बेहोश करता है। क्वीन ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वो बोलती है, आखिर
आखिरकार तुम कैसल के अंदर कैसे आ चुके हो? इस कैसल के बाहर तो काफी ज्यादा बैरियर थे। वो हारुतो बोलता है क्या वो कार्टून से दिखने वाली चीज उन लोगों को तो मैंने तोड़ लिया। उसके बाद क्वीन हारुतो पर अटैक करना शुरू करती है। क्वीन के पास काफी खतरनाक चीजें थी। वो सबसे पहले वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है, पर हारुतो अपने पैरों के नीचे एक बैरियर लगाता है और वहाँ से छूट जाता है। उसके बाद क्वीन यहाँ पर नहीं रुकती, वो विंड मैजिक का यूज करती है, पर हारुतो उसे भी निपटा देता है। उसके बाद क्वीन फिर से अपने फ्लैम थ्रोअर का यूज करती है और हारुतो को वो लग जाता है और हारुतो अपने पैरों पर गिर जाता है। क्वीन को लग रहा था कि अब हारुतो फाइनली मर चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हारुतो फिर से खड़ा उठता है और बोलता है अरे यार तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। क्वीन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ब्लैक रेंजर के पास इतना खतरनाक ऑरा है। क्वीन पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और क्वीन उसे जैसे तैसे करके तो ब्लॉक करती है और बोलती है इसका माना तो काफी खतरनाक है और हारुतो उस पर अब लगातार अटैक करा था। क्वीन का माना भी अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था। इतने में ही क्वीन हॉली स्वॉर्ड का यूज करती है और ब्लैक रेंजर पर मारना शुरू करती है। उन दोनों में तलवारबाजी होना शुरू होती है। क्वीन कह रही थी कि मुझसे खतरनाक तलवारबाजी का योद्धा कोई भी नहीं है और मैंने ही डीमन किंग को एक ही झटके में खत्म कर लिया था। और अब क्वीन हारुतो पर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, पर वो क्वीन के तलवार को साइड फेंकता है और उसके बाद अपने मैजिक से उसे एक कॉलर पहनाता है और कहता है अगर तुमने गलती से भी इस कॉलर खोलने की जरा सा भी कोशिश की तो तुम अपना सर खो बैठोगी। और इस तरह से क्वीन हार जाती है। तुम गोल्ड फैमिली से बिल्कुल दूर रहना और अगर तुमने एक और वार किया तो मैं तुम्हें खुद आकर खत्म कर लूंगा। उसके बाद हम सीधा 5 साल बाद की कहानी देखते हैं। हारुतो काफी बड़ा हो चुका है। शार्लेट वैसी की वैसी है। वो सभी लोग बिल्कुल आराम से खेल रहे थे। शार्लेट फ्ले को बोलती है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? फ्ले कहती है ये पहली वो ड्रेस है जिसकी कि हारुतो ने तारीफ की थी, इसीलिए मैं इसे ही पहनती हूँ, मुझे ठंड तो लगती है। पर हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और फ्ले को बढ़िया से कपड़े पहनाता है और उससे कहता है अगर तुम्हें आगे से किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे चुपचाप आकर कह सकती हो, मेरे पास 10 मुसीबत है। पर हारुतो उसे तभी मना कर देता है। शार्लेट काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो हारुतो को बोलती है मैंने एनीमे में कुछ नई चीज देखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक नए अटैक को परफॉर्म करो। हारुतो उसे मना नहीं कर पाता और उस अटैक को परफॉर्म करता है, जिसके कारण से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा आ चुका था। और इतने में शार्लेट बोलती है अगर उन्हें पता चला तो उन लोगों को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर ब्लैक रेंजर की एक कॉपी को बुलाता है और बोलता है ये सब कुछ करा धरा इसका है, ये यहाँ पर जा रहा था और शार्लेट ने इसे रिक्वेस्ट की इसीलिए इसने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद गोल्ड और हारुतो आपस में बातें करते हैं क्वीन के बारे में और गोल्ड उसे कहता है कि सुनने में आया है क्वीन अब अपने कैसल से कभी भी बाहर नहीं निकलती और लोगों का मानना ये है कि उसने अपनी नेक के अराउंड कुछ तो अजीब सा कॉलर पहना है। सबसे पहले लोगों को लगा ये इसने फैशन के लिए पहना है, पर अब सभी लोगों को लग रहा है ये उसने गलती से पहन लिया और अब वो इस चीज को खोल नहीं पा रही। हारुतो सोचता है कि अब फाइनली मैं अपनी जिंदगी को चैन से बिता सकता हूँ। वो फ्री फायर खेलने के लिए अपने कमरे में जा ही रहा था कि इतने में गोल्ड कहता है कि तुम्हें अगले से अगले मंथ से अपने स्कूल को ज्वाइन करना होगा। तो हारुतो को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी में भी स्कूल से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसके बाद गोल्ड उसे बार बार कहता है कि तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा, पर हारुतो फिर से मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि किंग का ये सख्त ऑर्डर है कि तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा। हारुतो बोलता है आखिरकार किंग ऐसा क्यों चाहते हैं? अरे ऐसी बात है क्योंकि उनकी प्रिंसेस भी वहाँ पर आती है और वो प्रिंसेस तुम्हें पसंद करती है और इसीलिए तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा। पर हारुतो को दिन से रात बस फ्री फायर खेलनी थी, इसीलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो स्कूल जाए। और हाँ, तुम एक नई जगह जा रहे हो इसीलिए तुम्हें अपने लिए एक अटेंडेंट भी ढूंढना होगा और वैसे भी वो फ्ले को तो वहाँ पर नहीं ले जा सकता। कितने में वहाँ पर हारुतो की मदर आती है और बोलती है कि मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगी, पर वो दोनों ही उसे मना कर देते हैं। हारुतो का बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने के लिए, पर उसे अपने साथ अटेंडेंट तो ढूंढना ही होगा। हारुतो अपने कॉपी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बदले स्कूल जाना होगा, पर उसकी कॉपी भी बिल्कुल खराब थी, प्लीज तुम खुद ही चले जाओ। पर हारुतो बोलता है नहीं तुम्हें जाना होगा क्योंकि अगर मैं वहाँ पर गया तो मैं हर बच्चे को पीट लूंगा। कॉपी कहती है अबे मूर्ख बालक, क्या तू चाहता है कि वो दुष्ट इंसान मुझे आकर पेल दे? अरे ऐसी कोई बात नहीं होगी, मैं तुम पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करूंगा और उसके बाद तुम मस्त चिल मारकर वहाँ पर रह सकते हो। अगर ऐसा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं जाते? और ना चाहते हुए भी उस कॉपी को मानना ही पड़ता है। हारुतो ने अपने लिए गेमिंग रूम बनाया था और वहाँ पर सभी लोग एनीमे भी देख सकते हैं कि तभी वहाँ पर शार्लेट और फ्ले आती है और वहाँ पर वो एनीमे देखने के लिए आई हुई थी। हारुतो तो मस्त अपना फ्री फायर खेलने में बिजी था। शार्लेट कहती है कि मुझे पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता और इसलिए मैं बहुत कम एनीमे देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर आने में भी काफी दिक्कत होती है। हारुतो से बताता है अपने नए टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में और वो उसे बताता है कि मैंने अभी तक इसे नॉन लिविंग चीजों पर ही यूज किया और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या तुम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से लिविंग थिंग को ला सकते हो या फिर नहीं। उससे आइडिया आता है कि वो अपनी कॉपी को यहाँ पर बुलाएगा। उसकी कॉपी बोलती है अगर हिम्मत है तो तुम भी आ जाओ, और क्या तुम्हें डर लग रहा है? हारुतो बिल्कुल गुस्से में आ चुका था। इतने में फ्ले दूसरी तरफ भागते हुए जाती है और उसकी कॉपी को वहाँ पर जोरदार पटकती है और उन लोगों को पता चलता है कि हारुतो का मैजिक तो लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। हारुतो मस्त तरीके से अपने फ्री फायर खेलने में व्यस्त था, पर तभी उसे याद आता है अरे मुझे तो अटेंडेंट ढूंढना था। शार्लेट बोलती है क्या ढूंढना था?
हारुतो कहता है अरे कुछ नहीं मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हारुतो एक विलेज में जाता है और ये विलेज कुछ स्केलेटन का होता है और ये वही स्केलेटन होते हैं जिन्हें की कोई 5 साल पहले हारुतो ने बचाया था और मारा भी था। और अब वो सभी स्केलेटन्स यहाँ पर रहने के लिए आया है। वो हड्डी पहलवान काफी खतरनाक होते हैं और वो हारुतो को अपना मास्टर मानते हैं और उनका लीडर का नाम जॉनी होता है। जॉनी काफी खतरनाक होता है। वो उस विलेज में काफी मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। उन लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़े विलेज को बना दिया है। हड्डी पहलवान के साथ मॉन्स्टर भी रहते हैं। जॉनी कहता है हारुतो मास्टर क्या आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहोगे? और उसके बाद वो हारुतो को अपने पूरे विलेज की सैर करवाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उन लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही अपग्रेड कर लिया है। उन लोगों ने बहुत सी सब्जियां भी उगा ली है जिसे देखकर वो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे और एक्साइटेड भी थे। हारुतो सोचता है ये लोग तो काफी अच्छे हैं क्योंकि ये लोग सब्जियां नहीं खा सकते बल्कि ये लोग मॉन्स्टर के लिए सब्जियां उगा रहे हैं। और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। यार मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इन लोगों को बचा लिया था। जॉनी बोलने लगता है हारुतो मास्टर आप खतरनाक हो। और उसके बाद वो बड़बड़ करना शुरू करता है। हारुतो अपने मन में सोचता है ये परफेक्ट कैंडिडेट है अटेंडेंट के लिए। मुझे बस इसे कैसे भी करके एक ह्यूमन का भेज देना और उसके बाद ये मेरा अटेंडेंट बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पर जॉनी अभी भी बस बड़बड़ ही कर रहा था और हारुतो अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी बड़बड़ तो अपनी जिंदगी में नहीं सुन सकता और अगर मैंने हर दिन ऐसी बड़बड़ सुनी तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद वो विलेज से बाहर निकलता और एक नदी के किनारे वहाँ पर बैठता है। वहाँ पर एक गोलम आता है और ये भी हारुतो को अपना मास्टर मानता था और ये भी वही गोलम था जो कि 5 साल पहले उसे मिला था। उसने वो गोलम का नाम गिगीन रखा था और ये गोलम एक फीमेल थी। वो काफी ज्यादा बढ़िया थी और वो हारुतो के प्यार में बिल्कुल पागल थी। और हारुतो सोचता है कि क्या मैं इसे अपना अटेंडेंट बना सकता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ी थी। हारुतो वापस से अपने घर आता है और वहाँ पर फ्ले उसका इंतजार करती है और बोलती है आखिरकार आप सुबह किस अटेंडेंट के बारे में बात कर रहे थे? पर हारुतो गुस्से में बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं और रोती हुई फ्ले को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और फ्ले तो अभी भी रो ही रही थी। और दूसरी तरफ शायद तो अब कुछ ही तगड़ी ओटाकू बन चुकी थी। उसे एनीमे के हर एक नाम याद हो चुके थे। उसने उसके लिए एक नया नाम भी रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ब्लू ड्रैगन को देखते हैं जिस पर की बहुत सारे एडवेंचरर अटैक कर रहे हैं। उन एडवेंचरर की अटैक की वजह से वो बिल्कुल घायल हो चुकी है और बॉर्डर के पास ही कहीं घायल हो रखी है। उसके बाद गोल्ड हारुतो और फ्ले को वहाँ पर बुलाते हैं और उनका मानना था कि ब्लिज़ार्ड मॉन्स्टर हमारे बॉर्डर पर है तो क्या पता वो हमारे बॉर्डर पर आ जाए और हमारे आदमियों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए वो फ्ले को बोलना चाहते थे कि तुम वहाँ पर जाओ और उसके बाद उस डीमन को शांत करके आओ। पर फ्ले मना कर देती है और कहती है मैं सिर्फ अपने मास्टर हारुतो का ऑर्डर मानती हूँ। हारुतो कहता है अगर ऐसा है तो ये मेरा ही ऑर्डर है। फ्ले ने अपना मुंह लटकाया हुआ था। उसका मानना ये था कि जब ह्यूमंस और डीमंस ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की तब वो ड्रैगन कहीं छुप गई, इसीलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो उसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली। पर हारुतो कहता है हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ तो शार्लेट भी थी। हारुतो कहता है तुम्हें दूसरों की बातों को ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। शार्लेट अपनी क्यूटनेस का यूज करती है और फ्ले को बोलती है फ्ले क्या तुम प्लीज उस ब्लिज़ार्ड मॉन्स्टर की हेल्प नहीं करोगी? और हारुतो भी बोलता है फ्ले ये मेरी रिक्वेस्ट है और फ्ले भी मान जाती है। उसके बाद ब्लैक नाइट और फ्ले वहाँ पर उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें वो ड्रैगन मिल जाती है और वहाँ पर उन्हें कुछ एडवेंचरर ग्रुप भी दिखता है। तो सबसे पहले वो वहाँ पर जाते हैं और एक के बाद एक करके हर एक एडवेंचरर को मारना शुरू करते हैं। हारुतो उस ड्रैगन को हील करना चालू करता है और वहीं पर वो ड्रैगन भी उसे हल्लो हाई कर हारुतो को जमा लेती है। फ्ले उस पर बिल्कुल गुस्सा हो चुकी थी पर हारुतो उस बर्फ को तोड़ता है और बोलता है अरे कोई बात नहीं, शायद से डर चुकी होगी। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? पहले तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे ही जमा रही हो। पर वो ड्रैगन हारुतो को बिल्कुल इग्नोर करती है और फ्ले को पूछती है आखिरकार तुम एक डीमन होते हुए एक ह्यूमन की रक्षा क्यों कर रही हो? और फ्ले कहती है क्योंकि मेरे मास्टर काफी ग्रेट है। उसके बाद वो उसे पूरी की पूरी कहानी बताती है कि आखिरकार हारुतो उसका मास्टर कैसे बना। वो इस पूरी कहानी को बताने में पूरे दिन को वेस्ट करती है और अब वो ड्रैगन भी मान जाती है। वो एक टाइप की ब्लिज़ार्ड ड्रैगन होती है। वो हारुतो को बताती है कि मैं लगभग 300 सालों से एक माउंटेन में छिपते आ रही हूँ क्योंकि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हारुतो इस बात को जानने में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में था कि आखिरकार तुमने 300 सालों तक किया क्या। उसके बाद ब्लिज़ार्ड मॉन्स्टर उसे बताती है कि पहले तो मैं 300 सालों तक एक माउंटेन में बस चुपचाप रहती थी पर एक दिन वहाँ पर एक एडवेंचरर आया और उसने अपनी एक बुक को वहाँ पर छोड़ लिया। मैं लगातार बस उस बुक को पढ़ती ही रही और ऐसे अपना टाइम पास करती थी। उसके बाद मैं विलेज में गई अपनी ह्यूमन फॉर्म को लेकर और अपने अड्डे पर काफी सारी बुक्स ले आई। पर एक दिन जब मैं आराम से उसे पढ़ रही थी तो वहाँ पर एडवेंचरर आ गए और मेरे घर में आग लगा ली। उसकी बैक स्टोरी को सुनकर रो पड़ती है और इस बात को सुनकर फ्ले बोलती है कि तुम हमारे विलेज में आ सकती हो पेंडोमियम में। हारुतो बोलता है आखिरकार ये चीज क्या है? वो बोलती है कि शार्लेट ने आपके विलेज का नाम पेंडोमियम रखा है और अब वो लोग भी मान जाते हैं। वो ड्रैगन उसके बाद ह्यूमन फॉर्म में आना शुरू होती है और हारुतो को पता था कि आखिरकार ये क्या कर रही है। वो सबसे पहले अपनी बैरियर मैजिक का यूज करता है और उसके बाद उसे एक कपड़े पहनाता है और फ्ले को तो उसने कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीज पहना ली थी। उसके बाद हारुतो अपना इंट्रोडक्शन देता है पर वो ब्लिज़ार्ड मॉन्स्टर बोलते हैं कि मेरा कुछ भी नाम नहीं है, इसीलिए हारुतो से नाम देता है
लीजा को ये नाम काफी पसंद आता है, पर फ्ले लीजा को बोलती है, देखो लीजा, तुम हारुतो मास्टर की जिंदगी में बाद में आई हो, यानी कि नंबर 1 मेरा है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। उसके बाद वो लोग उड़ना शुरू करते हैं और लीजा तो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी उड़ सकती है, पर बेचारी फ्ले उसका पीछा करने के लिए दौड़ रही थी। हारुतो लीजा को अपने कैसल जाता है और बोलता है, ये लीजा है, एक ब्लिजर्ड ड्रैगन, और ये आज से एज अ मेड यहाँ पर काम करने वाली है। शार्लेट और नटालिया ये देखकर बहुत खुश हो चुके थे और क्योल्ड कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि यही वही ड्रैगन है। उसके बाद फ्ले लीजा को घर के काम करना सिखाती है। वो उसे बोलती है, देखो तुम्हें झाड़ू को बहुत अच्छे से पकड़ना चाहिए, वरना ये टूट भी सकता है, बिल्कुल ऐसे। पर जब लीजा ये काम करती है तो वो काफी अच्छे से करती है। उसके बाद फ्ले लीजा को प्लेट साफ करना सिखाती है, पर फ्ले तो हर एक प्लेट को तोड़े जा रही थी और लीजा बहुत अच्छे से करती है। उसके बाद वो उसे खाना बनवाना भी सिखाती है। फ्ले पूरे खाने को जला देती है, पर जब लीजा करती है तो वो काफी अच्छा बना था। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और फ्ले देखकर जेलस फील करती है। उसके बाद वो लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। नटालिया कहती है, वाओ ये तो बहुत डिलीशियस है, और वहीं दूसरी तरफ फ्ले तो अब डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसके बाद नटालिया उसे बोलती है, तुम अपनी हॉबी को हमसे डिस्कस कर सकती हो। वो उसे बोलती है कि मुझे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है और मुझे काफी मैजिकल ऑरा के बारे में पता भी है। अगर ऐसा है तो तुम क्यों ना शार्लेट की पर्सनल मेड बन जाओ। तो वो ऐसा करने के लिए मान जाती है। अगली सुबह से ही वो अपने काम पर निकल जाती है और अब वो शार्लेट की देखभाल करेगी। वो सबसे पहले उसके कपड़े चेंज करवाती है, उसके बाद उसे मैजिक करवाने के लिए बाहर ले जाती है। वहाँ पर वो मैजिक भी सीखती है और अब वो धीरे धीरे काफी क्रेजी बनते जा रही थी। शार्लेट का मैजिक बॉल काफी खतरनाक था और लीजा वहाँ पर वाटर बॉल का यूज करती है। हारुतो बोलता है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो मैजिक सिखाने के साथ साथ ही कपड़ों को भी ड्राई कर देती है अपने मैजिक की पावर की हेल्प से। शार्लेट लीजा से कहती है कि क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ। लीजा हारुतो से पूछती है और हारुतो भी हाँ कर लेता है और उसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इतने में हारुतो का माइंड जलता है और वो सोचता है, क्या ये दोनों तो काफी दोस्त बन चुके हैं। और हाँ, लीजा हर एक काम करने में काफी ज्यादा माहिर है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है एक अटेंडेंट बनने के लिए। पर मैं ऐसा कैसे कर लूँ, ये लोग तो अभी भी दोस्त बन चुके हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी बहन की दोस्त को कैसे चुरा सकता हूँ। वो सोचता है कि वो लीजा को अपना अटेंडेंट बना लेगा और ऐसे करके उसका स्कूल वाला प्लान भी बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। हारुतो गेम खेलने में बिल्कुल व्यस्त था और शार्लेट एनीमे देखकर उसके घर से बाहर जा रही थी, पर तभी वो उसे बताता है कि कल से मैं रॉयल कैपिटल में स्कूल जाने वाला हूँ। ये देखकर शार्लेट बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। वो बोलती है, क्या स्कूल, ये तो काफी बुरी जगह होती है, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे जा रहे हो, ये तो एस रैंक का हमारे पास मिशन है। उसके बाद वो एक मीटिंग को जारी करती है हारुतो के बाकी दोस्तों के साथ, पर हारुतो को इसके बारे में थोड़ी भी भनक नहीं थी। वो सभी लोगों को बोलती है कि अब कल से हारुतो स्कूल जाने वाला है। फ्ले कहती है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, मास्टर ने मुझे क्यों नहीं बताया। और वहाँ पर जॉनी और गिगियन भी थे। वो लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हारुतो स्कूल क्यों जाने वाला है। शार्लेट उन्हें बताती है कि स्कूल एक खतरनाक जगह होती है। फ्ले कहती है, आखिरकार उन तुच्छ ह्यूमन से हमारे डीमन किंग क्या सीखेंगे। शार्लेट कहती है, क्या डीमन किंग, वो क्या होता है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है हारुतो के बारे में जो वो मुझसे छुपा रहा है। पर जॉनी पूरी बातों को समझ लेता है और वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद शार्लेट बताती है कि जब मैं स्कूल वाले एनीमे को देख रहा था तब हारुतो से मैंने पूछा था कि अगर स्कूल कैसा होता है, और उसने कहा था स्कूल एक बहुत बुरी जगह होती है और उसके हिसाब से स्कूल में बैटल्स होती है और वहाँ पर कुछ बहुत बुरे आदमी होते हैं जो कि अच्छे लड़कों को अपने साथ मिलवाते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं, इसलिए ये बहुत बुरी जगह है। और वो लोग तो पता नहीं स्कूल के बारे में क्या क्या सोच रहे थे। उन लोगों ने तो अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि वो स्पेशल मिशन के लिए जा रहा है स्कूल के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को कुछ ऐसे रैंक के डीमंस मिलने वाले हैं। शार्लेट और बाकी नमूने अपने मन में कुछ ज्यादा ही चीजें बना लेते हैं कि आखिरकार हारुतो ब्लैक रेंजर का भेष इसलिए बदला है ताकि वो स्कूल में जा सके और वहाँ पर सबकी खटिया खड़ी कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के समय लीजा हारुतो के पास जाती है और उसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है कि आखिरकार वो लोग आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। हारुतो भी बोलता है, ऐसा सब कुछ सही है और इसलिए तुम्हें चुप रहना होगा, और वो उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो थोड़ा बहुत बहाना बना देता है। शार्लेट फ्ले से पूछती है, आखिरकार तुम्हारे कपड़े बाकी मेड से बिल्कुल अलग क्यों हैं। तब फ्ले उसे अपनी बैक स्टोरी बताती, जब वो यहाँ पर मेड बनने के लिए आई थी तब कोई भी ड्रेस उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आते और इसीलिए हारुतो ने उसके लिए ये ड्रेस बनवाई थी। शार्लेट जिद करने लगती है कि क्या प्लीज तुम मुझे उड़ना सिखा सकती हो। उसके बाद शार्लेट के लाख कहने पर फ्ले भी उड़ने के लिए मान जाती है, पर वो उड़ती नहीं बल्कि वो तो बहुत बड़ी बड़ी जंप लगाती है। पर इस चीज को देखकर भी शार्लेट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वहीं दूर खड़ा हारुतो ये पूरी बातों को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये तो इसको भोंदू बना रही है और इसे उड़ना थोड़ी ना कहते हैं। कि इतने में ही वहाँ पर शार्लेट की मॉम आती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास अभी फ्लाइंग मैजिक नहीं है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। ले हारुतो के पास जाती है और वो उसे उसकी मदद करने के लिए बोलती है और हारुतो भी मान जाता है। हारुतो वहाँ पर उसे एक प्लान देता है और अब शार्लेट भी बिल्कुल खुश हो चुकी थी क्योंकि वो उड़ने जो लगी थी। उसके बाद वो लोग थोड़ी दिन और बहुत नौटंकियां ही करते हैं। वो लोग साथ में नहाते हैं पर फ्ले ऐसा नहीं करती, पर सभी लोग बोलते ये पूल हारुतो ने बनाया है और इसलिए वो भी ऐसा करने के लिए मान जाती है। हारुतो उसके बाद उन सभी के सामने मैजिकल क्रिस्टल लाता है ताकि वो उनके माना को नाप सके। वो देखता है कि फ्ले का लेवल 77 में से 40 है, लीजा का लेवल
71 में से 36 है। और शार्लेट के लेवल को देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची है पर उसका लेवल अभी भी लेवल 17 का है। वो उसे बोलता है अगर तुम और ज्यादा ट्रेनिंग करोगी तो हो सकता है तुम एक दिन इस किंगडम की क्वीन भी बन जाओ। पर शार्लेट कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब बचपन में ही वो पैदा हुई उसने फायर मैजिक करना सीख लिया था, पर उसकी मदर ने उसके ऊपर सीलिंग मैजिक को लगा दिया था, जिसकी वजह से वो मैजिकल एबिलिटी का यूज नहीं कर सकती। हारुतो अपने मन में सोचता है ये तो बचपन से ही एक प्रोडिजी है। सभी को लग रहा था कि हारुतो का लेवल 80 तो होगा ही, पर हारुतो का लेवल तो अभी भी 2 का ही था, इसीलिए वो सबको मना कर लेता है। उसके अगले दिन हारुतो और लीजा स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे, पर दूर खड़ी फ्ले वहाँ पर रो रही थी और वो बोलती है आखिरकार मास्टर ने मुझे चूज क्यों नहीं किया। अगले सीन में हम प्रिंस और प्रिंसेस को देखते हैं। प्रिंसेस वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आती है अपने भाई के पास और वो बोलती है मुझे फाइनली वो लेटर मिल चुका है। प्रिंस बोलता है मुझे पता है ये वही लेटर है ना जिसमें हारुतो के बारे में लिखा है कि वो रॉयल कैपिटल के स्कूल आने वाला है। वो बोलती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता, और जब से तुम हारुतो से हारे हो तुम बिल्कुल चेंज हो चुके हो। और प्रिंस भी चाहता था कि हारुतो जल्दी से अपने स्कूल आ जाए, क्योंकि जब से वो हारुतो से हारा है उस दिन से वो जानना चाहता है कि आखिरकार हारुतो इतना पावरफुल कैसे है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस को हारुतो बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो हारुतो के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो ब्लश करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस आपस में उसी ग्रुप के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो कि स्कूल के बच्चों को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। माना जाता है कि वो सभी बच्चे डीमन किंग की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि उनका इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड में भी है। और कुछ लोगों का मानना तो यहाँ तक है कि उन लोगों को पैसे कुछ एरिस्टोक्रेट और यहाँ तक कि खुद क्वीन दे रही है, यानी कि उन लोगों की ही मदर दे रही है। वो लोग सोचने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मदर ही किंग को खत्म करना चाहती है। वहाँ पर क्वीन आ चुकी थी और वो अचानक से प्रिंसेस का गला दबाना शुरू करती है और कहती है क्या तुम्हें ऐसा, अरे मैं तो मजाक करी थी, मैं अपने बच्चे के साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद वो प्रिंस के पास जाती है और उसके कान में धीरे से कहती है मैंने सुना है कि गोल्ड का बेटा भी वहाँ पर आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे ब्लैक रेंजर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे ला कर दो। हम नारुतो को देखते हैं जो कि अभी भी गेम में ही चिपका हुआ था और वो अपनी सीक्रेट लोकेशन में था। और आज के ही दिन वो एनीवेयर डोर से स्कूल जाने वाला है। वो दरवाजा खोलता है और एनीवेयर डोर की हेल्प से स्कूल के थोड़े दूर पहुंच जाता है। इतने में ही वहाँ पर उन लोगों को एक बहुत खतरनाक सांड दिखता है। वो किसी गाड़ी पर अटैक करा था। कितने में ही वहाँ पर हारुतो भेस बदल कर जाता है ब्लैक रेंजर बनकर। वहाँ पर वो कुछ लोगों को बचाता है और उसके बाद वहाँ से एक लड़की आती है। उस लड़की का माना काफी खतरनाक था। वो बोलती है अब यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगी, पर इतने में वो ऑक्स उसे एक टपली मारता है और उसे दूर फेंक देता है। हारुतो वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को शांत करता है। उसके बाद वो उस लड़की को भी बिल्कुल हील कर देता है। वहाँ पर एक बच्चा आता है और बोलता है थैंक यू ब्लैक रेंजर हमारी हेल्प करने के लिए। वो लड़की वहाँ पर बोलती है सॉरी मेरे पास अभी कोई भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर हारुतो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है रुक जाओ मैं इस मॉन्स्टर को इसके झुंड के पास लाता हूँ। वो लड़की ये देखकर खुश होती है कि ब्लैक रेंजर मॉन्स्टर्स के बारे में भी सोचता है। हारुतो वापस से लीजा के पास जाता है और लीजा को उस लड़की में से कुछ अजीब सा सेंस होता है और बोलता है वो लड़की काफी अजीब है तो उससे दूर ही रहना। उसके बाद वो लोग फाइनली अपने स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ पर हारुतो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। आखिर में जाकर उसकी बारी आ ही जाती है और उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही पेपर वर्क करता है। उसे एक रूम भी रेंट के लिए मिलता है और उसके बाद वो एनीवेयर डोर की हेल्प से अपने वापस एक सीक्रेट डोर आता है और वहाँ पर वो फ्ले को बोलता है प्लीज मुझे काफी भूख लगी है मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फ्ले खाना बनाने के लिए जा ही रही थी कि इतने में शार्लेट उसे मना करती है और बोलती है कि आज हम बाहर कैपिटल में लंच करने वाले हैं। उसके बाद वो लोग कैपिटल में लंच करने के लिए जाते हैं और शार्लेट कुछ तो अजीब सा गेम खेल रही थी और उसके बाद वो लीजा और फ्ले को उन दोनों से दूर भेज देती है। उसके बाद वो अपने भाई यानी कि हारुतो को बोलती है आज हमारी डेट है। हारुतो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था और उसे पता चलता है कि लगता है इसने ये वर्ड एनीमे से ही सीखा होगा, पर वो ना नहीं कह पाता और हाँ कर लेता है। वो लोग बहुत सी अजीब सी जगह घूमने के लिए जाते हैं। कितने में ही वहाँ पर उन लोगों को फिर से वही अजीब सी लड़की दिखती है। वो हारुतो को देखकर बोलती है क्या हमारी मुलाकात पहले हुई है, क्योंकि तुम्हारा माना मुझे कहीं तो फैमिलियर लग रहा है। पर हारुतो बोलता है अरे तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। वो लड़की अपने इंटरव्यू के लिए वहाँ से निकल जाती है और शार्लेट कहती है मुझे लगता है लड़की कुछ तो सस्पिशियस है क्योंकि इसका माना काफी डार्क है। पर आखिरकार वो लड़की है कौन? क्या हारुतो को क्लोनो से बताता है कि उसे एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक और एग्जाम देना होगा और इसके लिए उसके टीचर ने उसे बुलाया भी है। उसके अगले दिन हारुतो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए निकल जाता है। वहाँ पर एक प्रोफेसर उसे एकदम क्वेश्चन पेपर दे देता है। हारुतो बहुत सोचता है और सोचता है मुझे तो इस क्वेश्चन पेपर में से कुछ भी नहीं आता, क्या मैं इसमें फ्री फायर चेप लूं? पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर और वो हर क्वेश्चन के नीचे मुझे नहीं पता यही बस लिख रहा था। उसके बाद वो देखता है कि अगला क्वेश्चन तो बैरियर मैजिक के ऊपर का है और बैरियर मैजिक उसे काफी अच्छे तरीके से यूज करना आता था, इसीलिए उसने वहाँ पर पूरी कहानी ही लिख ली। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और जो अगला क्वेश्चन था वो था एंशिएंट मैजिक के बारे में। हारुतो को याद आता है कि उसे किसी न किसी क्वेश्चन का तो आंसर
देना ही होगा वरना सभी लोग उस पर शक करेंगे। इसीलिए वो हर कुछ लिख लेता है। उसके बाद उसके एग्जाम का लेवल 2 आता है जिसमें कि उसे अपनी लेवल को चेक करना होगा। वो एक रूम में जाता है और वहाँ से एक आवाज आती है, नीचे देखो। हारुतो अपने मन में सोचता है आखिरकार मेरे पास कौन सा बौना है। वहाँ पर एक प्रोफेसर आती है, वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसने एंशिएंट मैजिक के बारे में जानकारी लिखी थी और उसे हारुतो काफी ज्यादा पसंद था। वो अपने मन में बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूंगी, पर अगर तुम मुझे पसंद नहीं आए तो उसके लिए मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दूंगी। हारुतो अपने मन में सोचता है अच्छा अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे जल्दी से बाहर फेंक लो। पर वो प्रोफेसर तो हारुतो के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि हारुतो किस किस्म का प्राणी है। उसके बाद वो उसके क्वेश्चन पेपर को देखना शुरू करती है और उसे हारुतो के क्वेश्चन आंसर काफी ज्यादा पसंद आते हैं। हारुतो मैजिक क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है। मैजिक क्रिस्टल बहुत जोरों शोरों से चमकना शुरू करता है और अचानक से टूट जाता है और बाकी लोगों को और यहाँ तक हारुतो को भी अपनी मैजिकल माना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसका लेवल 2 का ही है। और बाकी प्रोफेसर ये देख कर बिल्कुल शॉक हो चुके थे कि आखिरकार हारुतो ने अपनी मैजिकल पावर से ऐसा कैसे कर लिया। और हारुतो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। प्रोफेसर कहती है कि मैं हारुतो को अपने टीम में लूंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए और हारुतो भी मान जाता है। बाकी प्रोफेसर उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो हारुतो को बोलती है हारुतो प्लीज तुम मेरी टीम में आ जाओ, पर हारुतो बोल देता है नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि उसका मोटिव तो बिल्कुल भी नहीं था मैजिकल एकेडमी में जाने के लिए, पर उसे ना चाहते हुए भी एकेडमी में जाना ही पड़ेगा। और अब वो प्रोफेसर उसके पीछे लट्टू हो चुकी है, यानी कि वो उसके पीछे बस दिन रात घूमती ही रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब हारुतो की कॉपी को एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना होगा। हारुतो उसे एक गन भी देता है शार्लेट के हाथों ताकि वो अपनी मैजिकल पावर का यूज कर सके क्योंकि हारुतो की कॉपी के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती। एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम देखते हैं कि हारुतो की कॉपी तो बस दौड़ते दौड़ते कैसे भी करके अपने घर जाना चाहती है, पर वहाँ पर उसे सामने से आते हुए वाइस प्रेसिडेंट दिखता है जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था। वो अपनी नजर छुपाता है ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट से मिल ना सके, पर इतने में वो उसे पीछे मुड़कर बोलता है ओए लड़के तू कहाँ जा रहा है। हारुतो की कॉपी रुक जाती है पर वाइस प्रेसिडेंट हारुतो की कॉपी को नहीं बल्कि एक लड़के को बोल रही थी। वाइस प्रेसिडेंट उसे बोलता है आखिरकार तुम कैसे जा रही हो मुझे विदाउट सल्यूट किए हुए। और हारुतो की कॉपी भी पतली गली से अपना रास्ता नाप रही था कि इतने में ही वो उस लड़की से टकरा जाता है और वो साक्षात जन्नत में था। इतने में ही वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे सल्यूट करना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो, क्या तुम्हें रूल्स का नहीं पता। और लड़की बिल्कुल घबरा जाती है, वो बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये तो वही लड़की थी। वाइस प्रेसिडेंट उस लड़के से बोलता है कि तुम सबसे पहले इस लड़की को दिखाओ कि आखिरकार मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पर हारुतो का कॉपी बोलती है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो और पेट दर्द का बहाना बनाना शुरू करती है। वाइस प्रेसिडेंट को लग रहा था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो उस पर अटैक करता है और हारुतो की कॉपी नीचे गिर जाती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार मेरी मैजिकल पावर से इस लड़के को तो कुछ भी नहीं हुआ। हारुतो की कॉपी उड़ जाती है और वो बोलती है ये तो काफी ज्यादा वीक मैजिक था, शायद से बैरियर मैजिक जरूर से काम करता है। वो अजीब अजीब सी नौटंकियां बनाना शुरू करता है और वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसके बाद वो व्हाइट हेयर वाली लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम्हें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ बस मेरी ही तरह से हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद अपनी फुल मैजिकल पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके थे कि इतने में हारुतो की कॉपी से बोलती है कि तुम यहाँ से साइड हट जाओ और इतने में ही वो कॉपी एक गन निकालती है जो कि हारुतो ने उसे दी थी। उसके बाद फायर कर लेता है कि इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत जोरदार का ब्लास्ट होता है और वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसके बाद वो चुपचाप अपने घर में आता है और हारुतो को अपनी पूरी बात बताता है कि आखिरकार उसके साथ आज पूरे के पूरे स्कूल में क्या हुआ। प्रोफेसर उसके पीछे पड़ी है। उसके बाद वो आराम से रेस्ट करने के लिए बाहर जाता है। कितने में हम देखते हैं कि हारुतो के घर एक लेटर आया है और ये किसी और का नहीं बल्कि उसी वाइस प्रेसिडेंट का है। उस वाइस प्रेसिडेंट ने हारुतो को बैटल के लिए चुनौती दी है और अब ना चाहते हुए भी हारुतो को उसे लड़ाई करनी ही होगी चाहे उसका मोटिव कुछ भी हो जाए। और हम देखते हैं कि वो व्हाइट हेयर लड़की दूर से ये सब कुछ ड्रामा देख रही है। हारुतो बिल्कुल परेशान हो चुका था क्योंकि उसे तो बस दिन से रात बस फ्री फायर ही खेलनी थी और अब उसे बैटल करने के लिए बाहर जाना होगा। वो अपने रूम में था और सोच रहा था कि आखिरकार मैं उसे बैटल करने के लिए क्यों जाऊं। वो सीसीटीवी कैमरे से देखता है कि वो व्हाइट बाल वाली लड़की भी उस वाइस प्रेसिडेंट की लड़की के साथ बातें कर रही है। वो उसे नोटिस करना शुरू करती है और हम देखते हैं कि वो व्हाइट बाल वाली लड़की वाइस प्रेसिडेंट के पास जाती है और वो वहाँ पर उसे माफी मांगना शुरू करती है और कहती है कि आपको लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी आप काफी ज्यादा घायल हो। कितने में हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट तो काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि हारुतो की कॉपी ने उसे काफी ज्यादा घायल कर लिया था। वो लड़की उसे कहती है कि आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप मुझे माफ कर लो। और वाइस प्रेसिडेंट भी बिल्कुल एकदम दुष्ट इंसान था। वो उसे बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने कपड़े उतारने होंगे और सबके सामने नाचना होगा। और वो लड़की भी काफी ज्यादा शर्माती है पर वो ये सब कुछ के लिए मान जाती है। वो काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी, पहले तो वो मान जाती है पर आखिर में जाकर वो
शर्मा चुकी थी और बाकी लड़कों का तो ये देखकर मुंह का खुला ही खुला रह जाता है। भाई क्या दुष्ट इंसान है ये। कितने में ही हम देखते हैं हारुतो ये सब कुछ दूर से देख रहा है। इतने में वो अपनी मैजिकल ऑरा का यूज करता है और उसके बाद ब्लैक नाइट बनकर वहाँ पर आता है। वो सभी चीजों को बिल्कुल ब्लैक करता है और उस लड़के को थोड़े कपड़े देता है और बोलता है तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या ब्लैक नाइट मुझे बचाने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और उसके बाद हारुतो ब्लैक नाइट बनकर वहाँ पर आता है। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट को भी मदद सिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक शाप दे रहा हूँ। वो उसकी बॉडी पर एक सिन टाइप का लॉक कर देता है और अगर कोई भी अब उस वाइस प्रेसिडेंट की बॉडी पर मैजिक का यूज करेगा तो उससे ज्यादा काफी ज्यादा दर्द होगा। वाइस प्रेसिडेंट दर्द में चीखना शुरू करता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ब्लैक नाइट ने उसके ऊपर एक अजीब सी सीलिंग मैजिक का यूज कर दिया था और अब वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी हारुतो के मैजिक को डॉज कर सके। वो उसे 100 बार बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके अपने मैजिकल ऑरा को बिल्कुल शांत करना होगा और अब से तुम हर एक बच्चे के साथ बिल्कुल अच्छे से बात करोगे और किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं करोगे। पर वाइस प्रेसिडेंट मानने वालों में से कहाँ था। वो फिर भी मैजिक का यूज करता है और दर्द से चिल्लाना शुरू करता है। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था पर वो अपने मन में बोलता है ब्लैक नाइट मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि अब हारुतो तो स्कूल का बिल्कुल हीरो बन चुका है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं कि क्या हारुतो का लेवल सच में लेवल 2 का भी है या फिर नहीं, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट को एक ही शॉट में हरा दिया था। पर हारुतो को तो कैसे भी करके अपने घर जाके मस्त फ्री फायर खेल ली थी। वो वहाँ से भाग जाता है पर इतने में ही वहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके पीछे तो बिल्कुल बावली हो चुकी थी और सभी लोगों को वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। वो रोते रोते अब अपने घर जाने वाला था कि तभी वहाँ पर वो टिंगू से प्रोफेसर वहाँ पर फिर से आती है और हारुतो को रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हें मेरे साथ रिसर्च करनी है। आखिरकार ये कैसी रिसर्च होने वाली है। उसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है कि कल तुमने मुझसे वादा किया था कि स्कूल में 2 ग्रुप है, नाइट्स का या फिर रिसर्च करने का, और तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरे साथ रिसर्च ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हो। हम केमिस्ट्री की हेल्प से नए नए मैजिकल स्पेल्स को जनरेट करेंगे। वो दोनों आपस में बातें करने वाले थे कि इतने में वहाँ पर प्रिंस का बेटा आ चुका था। वो हारुतो को देखकर काफी एक्साइटेड हो चुका था और इतने में हारुतो उस पर एकदम लॉक लगा देता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो तो प्रिंस का बेटा है। कितने में वहाँ पर मारियल भी आ चुकी थी। वो हारुतो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करना शुरू करते हैं। हारुतो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि प्रिंस का बेटा लुइस इतना ज्यादा हट्टा कट्टा हो चुका है। क्या इसने इतना ज्यादा प्रोटीन ले लिया है? मारियल भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो हारुतो को बोलती है कि तुम्हें मेरे ही ग्रुप में ऐड होना है। कितने में ही लुइस भी हारुतो के साथ ही जिद करने लग जाता है कि आखिरकार वो कौन से ग्रुप में ऐड होने वाला है। इतने में वो प्रोफेसर बोलती कि हारुतो तो सिर्फ मेरा है। लुइस कहता है कि हारुतो सिर्फ मेरे ही ग्रुप में ऐड होने वाला है। पर हारुतो को इन बातों से कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसे तो कैसे भी करके बस यहाँ से भागना था। कितने में हम देखते हैं कि यहाँ पर तो फिर से वही आयरिस वाली लड़की आ चुकी है, व्हाइट हेयर्ड लड़की, और हारुतो को कैसे भी करके अपने घर जाना था। वो सबसे पहले उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मेरे साथ इसका कुछ प्लान है। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मारियल देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो लुइस को बोलना शुरू करती है कि आखिरकार हारुतो उस लड़की का रिलेशन क्या है, पर लुइस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो उस लड़की को लेकर बड़े खुले मैदान में आ चुका है और अब फाइनली हारुतो आराम से फ्री फायर खेल सकता है। इतने में वो लड़की बोलती है कि तुम कल से मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। हारुतो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो डिफरेंस कर सकती है उसके कल वाले वर्जन में और आज वाले वर्जन में। इतने में हारुतो बैरियर मैजिक लगाता है और उस लड़की को पता चल चुका था कि उसने बैरियर मैजिक का यूज किया है। आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कैसे पता? इतने में वो लड़की बोलती है कि कल जब तुम आए थे तो मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी मानना का महसूस नहीं हुआ था, पर आज तुम्हारे अंदर से काफी खतरनाक मानना का महसूस हो रहा है। इतने में हारुतो को याद आता है कि जब वो फ्ले से पहली बार मिला था तब भी उसने सेम चीज बोली थी, यानी कि वो लड़की भी डीमन ही है। उसके बाद वो लड़की उसे बोलना शुरू करती है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतना सारा माना कैसे आ गया। पर हारुतो को कहीं ना कहीं शक हो रहा था ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है और हो ना हो ये लड़की जरूर डीमन ही होगी। पर हारुतो को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है क्योंकि आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। सबसे पहले जब मैं जन्म हुई तब मुझे मेरे मदर फादर ने अबंडेड कर लिया और वो लड़की हारुतो के पीछे बिल्कुल बावली हो चुकी है। वो उसके पीछे बिल्कुल लट्टू हो चुकी है और वो कैसे भी करके हारुतो को अपना दोस्त बनाना चाहती है। और हारुतो भी अपने मन में सोच रहा था कि लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। वो अपना नाम आयरिस बताती है। उसके बाद हारुतो सोचता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। वो लड़की उसे अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है। जब वो इत्तुसी थी तब उसके मॉम डैड ने उसे अबंडेड कर लिया, पर जब वो 5 साल की हुई तब वहाँ का प्रीस्ट भी टपक गया, यानी कि वो अपने साथ बैड लक साथ लाती है। हारुतो को ये भी पता चलता है कि वो तो काफी ज्यादा दुखी आत्मा है। उसके साथ बचपन से बस बुरा ही बुरा हो रहा है और अब वो कैसे भी करके अपने नए दोस्त बनाना चाहती है। पर हारुतो भी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था। उसके भी कोई दोस्त नहीं थे ना और ना ही तो उसके पास कोई पावर थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर कॉमन सेंस सीखेंगे ताकि वो लोग बाकी आदमियों से भी बात कर सके। और हारुतो भी मान जाता है कि वो उसके साथ दोस्ती करेगा। और अब वो लड़की भी काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी
क्योंकि वो जीवन में पहली बार किसी लड़की से दोस्ती जो करने वाली है। वो हारुतो से पूछती है कि आखिरकार तुम किसकी रिसर्च में जाने वाले हो। उतने में वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी टिंगू जैसे प्रोफेसर के ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हैं। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और अब हारुतो भी मान जाता है कि वो भी उसी रिसर्च को मानने वाला है। हम देखते हैं कि शार्लेट और उसकी बाकी लड़कियां काफी ज्यादा दुखी हो चुकी है क्योंकि हारुतो स्कूल जा चुका है। हम देखते हैं कि शार्लेट काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी है। वो वहाँ से जाना शुरू करती है और फ्ले तो रोने लगती है क्योंकि वो हारुतो से लगभग 2 दिनों से नहीं मिली है। उसके बाद वो लीजा को बोलना शुरू करती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो, इतने दिन तक हारुतो के साथ रही और अब तुम्हारे पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स भी आ चुकी है। उसके बाद फ्ले लीजा को बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं डीमन किंग के साथ रहती थी और मैं सबसे पहले उनका ही देखभाल करती थी। लीजा उसे बोलना शुरू करती है कि आखिरकार डीमन किंग किस किस्म का आदमी था। वो उसे बताना शुरू करती है कि डीमन किंग काफी अच्छा आदमी था। उसका मानना था कि डीमन और ह्यूमन दोनों साथ मिलकर रहेंगे और वो एक ऐसे दुनिया क्रिएट करेगा जिसमें कि डीमंस और ह्यूमंस बिल्कुल साथ मिलकर रहने वाले हैं। और जब फ्लैश प्रिंसेस ने उस पर हमला किया तो उसने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो खुद को मार डालेगा, इसीलिए तो उसने वहाँ से सभी डीमंस को भगा लिया था और उसके बाद ही वो खुद मर गया। उसने सैक्रिफाइस दिया है बाकी डीमंस को बचाने के लिए, तभी तो फ्ले और बाकी डीमंस जिंदा है अभी तक। लीजा ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार डीमन किंग इतना अच्छा आदमी था। फ्ले उसे ये भी बताती है कि जब वो हारुतो से पहली बार मिली तो उसे ये लगा कि डीमन किंग एक नए वर्ल्ड में आ चुके हैं। उन्होंने एक नए रूप को धारण किया है एज अ ह्यूमन बनकर, क्योंकि अब वो ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं। और डीमन किंग की एक बुरी आदत ये थी कि जब भी वो किसी को नाम दे देते तो वो उसके नाम को बिल्कुल छोटा कर लेते थे, क्योंकि उसने फ्ले को भी सेम ऐसे ही नाम दिया था। और जब हारुतो ने फ्ले को फ्ले नाम दिया तो उसे बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये डीमन किंग की रीइंकार्नेशन है और तभी से वो उसके साथ रह गई। लीजा उसे पूछती है कि आखिरकार डीमन किंग का नाम क्या था। फ्ले पहले तो ड्रामा करती है पर वो उसे बताती है कि डीमन किंग का नाम आइरिस फीलिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो व्हाइट हेड लड़की हारुतो को अपना नाम बताती है आइरिस फीलिया, यानी कि ये दोनों सेम है। इतने में ही हारुतो कहता है कि ये नाम काफी ज्यादा बड़ा है तो क्या मैं सिर्फ तुम्हें आइरिस बुला सकता हूँ। इतने में वो लड़की शर्माती है और कहती है कि मैं पहले सेम ऐसा ही करती थी, मैं नाम को छोटा कर देती थी। उसके बाद वो दोनों ही बिल्कुल एकदम अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले क्लास के लिए एक नए फॉर्म को फिल करने वाले हैं। उसके लिए हारुतो उस लड़की को अपने रूम पर बुलाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाना शुरू करते हैं, पर तब हारुतो को याद आता है कि वो तो एक लड़की है और अब उसने उसे अपने रूम में बुला लिया है और अब तो वो उसे मना भी नहीं कर सकता। वो अपने मन में सोचता है कि वो जल्दी से उनकी बातों को निपटा देगा और उसके बाद उसे वहाँ से रफा दफा कर लेगा। उसके बाद वो जैसे ही अपने रूम में एंटर होता है वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो शार्लेट है। आइरिस भी उस बच्ची को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। शार्लेट अपने मन में सोचती है कि कहीं ये लड़की हारुतो की कहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर हारुतो से समझाता है और बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हारुतो दोनों लड़कियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद वो सभी लोग स्कूल के लिए फॉर्म को क्रिएट करना शुरू करते हैं। हारुतो एक डायस की हेल्प से अपनी क्लास को डिसाइड कर रहा था। उसके बाद वो अपने फॉर्म को शार्लेट को फिल करने के लिए दे देता है और शार्लेट भी मान जाती है कि क्या तुम अकेडमी कुछ हासिल करने के लिए नहीं आए हो। शार्लेट कहती है कि हारुतो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि खतरनाक इंसान है और उसके मोटिव कुछ और ही है पढ़ाई लिखाई से। और अब शार्लेट बोलती है कि मैंने अपना काम कर लिया है। उसके बाद वो एनीवेयर डोर की हेल्प से अपने महल में वापस जाती है। आइरिस की आंखों को बंद कर लेता है ताकि वो एनीवेयर डोर को नहीं देख पाए। अब हम लोग 1 महीने बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हारुतो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि उसके स्कूल अब स्टार्ट हो चुके हैं। शार्लेट उसके पास एक इन्फॉर्मेशन लेटर को लेकर आती है जहाँ पर लिखा था कि हारुतो किस क्लास में होने वाला है और इस बार हारुतो क्लास सी में होने वाला है क्योंकि वो खुद भी एक सी है और पावर लेवल के अनुसार स्टूडेंट्स को एक दूसरे की क्लास में बांटा गया है। सबसे ऊपर ए क्लास है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो की कॉपी अब स्कूल जा चुकी है। वो सबसे पहले वहाँ पर आइरिस से मिलती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि आइरिस क्लास ए में है और हारुतो नल्ला क्लास सी में है। वहाँ पर सभी लोग हारुतो के काफी ज्यादा फैन थे। वो जब क्लास में एंटर होता है तो सभी लोग उसे बस टुकर टुकर बस देखे ही जा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को एक एग्जाम होगा जिसकी मदद से कि बाकी स्टूडेंट्स अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग उसे एक क्वेश्चन पेपर देते हैं और वहाँ पर हारुतो देखता है कि एक क्वेश्चन पेपर तो काफी ज्यादा अजीब है। हारुतो का मेन मकसद यही था कि उसे कैसे भी करके एकेडमी से बाहर निकलना है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि एक क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल इजी है। वो सोचता है कि मैं सिर्फ 60 नंबर लाऊंगा और उसके बाद एक एवरेज बच्चा बनूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस क्वेश्चन पेपर को भी पार नहीं किया तो लोग समझे कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस तो शार्लेट भी बड़े ही आराम से कर लेगी। उसके बाद वो अपने दिमाग का यूज करता है और उसके बाद अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 सेकंड के अंदर ही निपटा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है और क्लास सी का एवरेज रिजल्ट लगभग 20 का है, यानी कि हारुतो ने तो कुछ ज्यादा ही स्कोर कर लिया। उनका प्रोफेसर सोचता है कि ये सभी बच्चे तो नल्ले हैं, पर हारुतो को बोलता है कि तुम्हारे बिल्कुल 60 नंबर है, यानी कि तुम क्लास ए में प्रमोट हो चुके हो। सभी लोग बिल्कुल देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके थे, पर हारुतो अपने मन में सोच रहा था कि इन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि शार्लेट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी इस
स्कोर में 60 नंबर को पा लिया है। उसके बाद हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब हारुतो क्लास सी में अपनी न्यू एंट्री लेता है। वहाँ पर आयरिस और ल्यूस उसके पीछे लड़ रहे थे कि आखिरकार उसके साथ कौन बैठने वाला है। वहाँ पर उसकी प्रोफेसर भी आ चुकी थी, जिसमें कि काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा था। वो उन सभी लोगों को बोलती है, अबे बच्चे तुम बिल्कुल एकदम पागल हो, तुम्हारे पास तो माना भी नहीं है और आखिरकार तुम शोर क्यों मचा रहे हो। वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन तीनों बच्चों के पास कोई भी माना क्रिस्टल नहीं है और वो प्रोफेसर काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो एकदम मैजिकल एलिमेंट पर काम कर रही थी। उसके बाद वो सोचना शुरू करती है कि आखिरकार इन बच्चों का लेवल कितना ही होगा। उसके बाद वो लोग एक एक करके अपने एलिमेंट्स को नापना शुरू करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर आयरिस आती है और मैजिकल क्रिस्टल से उन लोगों को पता चलता है कि आयरिस के पास हर एक एलिमेंट है, पर उसका मेन एलिमेंट फायर है। उसके बाद वो प्रोफेसर आयरिस को अपने ट्यूशन में आने का मौका देती है, पर आयरिस तो उसे सीधा ही मना करके वहाँ से निकल जाती है और वो उसे ऑलरेडी बोलते हैं कि मैं टिंगू प्रोफेसर के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ रही हूँ। उसके बाद उनकी प्रोफेसर उनको एलिमेंट के बारे में बताना शुरू करती है। एक मैन एलिमेंट होता है जो कि किसी भी ह्यूमन की बॉडी में 90% होता है और बाकी एलिमेंट्स को हम सब एलिमेंट कहते हैं। कितने में हारुतो कहता है कि एलिमेंट्स कोई भी ह्यूमंस अपनी फिजिकल फॉर्म के हिसाब से ही बिल्कुल ट्रेन कर सकता है। कितने में प्रोफेसर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी और हारुतो से कहती है कि आखिरकार तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता। पर हारुतो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास तो एक स्टेटस विंडो है जिसकी हेल्प से मैं किसी के भी स्टेट्स को देख सकता हूँ, पर मैं ये बात प्रोफेसर को नहीं बता सकता और ना चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं मान सकती। और इतने में प्रोफेसर बोलती है कि जो शब्द तुमने अभी अभी बोले वो हमें एक बहुत ही खतरनाक वीब आउल नाम का एक बंदा देता है और इतनी जानकारी तो रॉयल किंगडम को भी नहीं है। आखिरकार हारुतो को इसके बारे में कैसे पता। यानी कि हारुतो के तो लग चुके थे। हारुतो को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस मौके पर क्या बोलना चाहिए और प्रोफेसर तो उससे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। हारुतो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वी बाउल किसका नाम हो सकता है और तब उसे याद आता है कि हो ना हो ये काम जरूर शार्लेट का ही होने वाला है। उसके बाद आयरिस और हारुतो दोनों ही मिलकर उस टिंगो प्रोफेसर के पास जाते हैं ताकि वो लोग एंशिएंट मैजिक के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। प्रोफेसर उसे बताती है कि मैं तुम्हें आज एंशिएंट मैजिक के बारे में बताने वाली हूँ और वैसे भी ये वाला हारुतो कोई रियल हारुतो नहीं था बल्कि हारुतो की कॉपी थी। वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी वो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को देखता है। इतने में वो टिंगो प्रोफेसर बोलती है कि हमें इसे भगा लेना चाहिए, वैसे भी ये आदमी तो कल का ही आया था और वैसे काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उस टिंगो प्रोफेसर ने इसे यहाँ पर बांध दिया है और इसके हाथ में एक सेलिंग मैजिक है जो कि एंशिएंट मैजिक है। इसीलिए सबसे पहले मैं इसे स्टडी करूंगी, उसके बाद ही मैं इसे यहाँ से फेंक लूंगी। और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक नाइट ने किया था। वो सभी लोग वाइस प्रेसिडेंट से पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, पर वाइस प्रेसिडेंट में भी काफी ज्यादा अकड़ भरी पड़ी थी, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वो टिंगो से प्रोफेसर अपनी स्टडी को जारी रखती है। आयरिस को भी कुछ भी समझ आता कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद वो प्रोफेसर उस पर झापड़ मारना शुरू करती है और बोलती है कि आखिरकार मुझे जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया, कहीं ये कारनामा कहीं ब्लैक नाइट का तो नहीं। पर वो वाइस प्रेसिडेंट अभी भी कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो प्रोफेसर उसे बोलती है कि 1 साल पहले ब्लैक नाइट ने काफी कुछ किया था और जब से हारुतो यहाँ पर आया तब से इस किंगडम में भी ब्लैक नाइट आ चुका है। हारुतो कहीं तुम भी तो ब्लैक नाइट तो नहीं। पर हारुतो ये देखकर बिल्कुल डर चुका था। वो प्रोफेसर को बोलता है कि मेरा ब्लैक नाइट से कोई भी वास्ता नहीं है। कि इतने में ही हम देखते हैं कि असली वाला हारुतो ब्लैक नाइट बनकर वहाँ पर आ चुका है और वो बोलता है कि मेरा हारुतो के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। वो प्रोफेसर ब्लैक नाइट को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी और बोलती है कि जरूर वाइस प्रेसिडेंट को ब्लैक नाइट ने इसीलिए ही कोई गुनाह दिया होगा क्योंकि वो किसी खतरनाक वाले ग्रुप का मेंबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने ब्लैक नाइट पर अपने एंशिएंट मैजिक का यूज किया है ताकि वो उसे सील कर सके। पर इतने में ही ब्लैक नाइट अपने मैजिक का यूज करता है और उसे 1 सेकंड में ही तोड़ देता है। उल्टा ब्लैक नाइट तो प्रोफेसर पर ही अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से अब वो कहीं भी भाग नहीं सकती। वो बोलती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सालों तक बस ऐसे ही रोक सकती हूँ। पर इतने में उसे सुसु आता है और बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से छोड़ लो और अजीब अजीब से ड्रामे करना शुरू करती है। और ब्लैक नाइट को भी देखकर बिल्कुल तरस आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम लोग उनकी पार्टी को देखते हैं। उन सभी के टीचर उन सभी को दारू की पार्टी दे रहे थे और सभी लोग एकदम पियक्कड़ हो चुके थे। हम देखते हैं कि आयरिस तो फुल बावली हो चुकी है हारुतो के पीछे और उसके बाद वो हारुतो को भी पीने के लिए इंस्पायर करती है, पर उसे वो चीज कुछ ज्यादा ही पसंद आती है और वो देखते ही देखते वो पूरी बोतल को ही खत्म कर लेती है और उसके बाद सो भी जाती है। कितने में हम देखते हैं कि हारुतो को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। प्रोफेसर उसे बोलती है कि जो आयरिस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे एंशिएंट मैजिक के बारे में काफी कुछ पता है, उसके पास काफी सारे एलिमेंट्स भी है और तभी तो वो एंशिएंट मैजिक का यूज करने वाली है। और इस लड़की के पास पूरे के पूरे एलिमेंट्स है जो कि काफी खतरनाक बात है और काफी रेयर बात भी है, पर इसका लेवल सिर्फ लेवल 5 का है जो कि काफी बुरी बात है। उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बावला हो रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। उसे हारुतो और ब्लैक नाइट पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो कुछ असैसिन्स को हायर करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें उन लोगों को मारना होगा। उसके बाद वो उन असैसिन्स को उनको खत्म करने के लिए भेज
देता है। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ तो रिकॉर्ड हो रहा है कि सभी के सभी एलीट असैसिन्स उन लोगों को मारने के लिए, हारुतो के दोस्तों को मारने के लिए कैसल तक तो पहुंच चुके हैं। वो लोग एंटर होने वाले थे कि तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस कैसल के पूरे चारों ओर तो बैरियर लगा है। अचानक से एक दरवाजा खुलता है और ये एनीवेयर डोर था और उसमें से हारुतो बाहर निकलता है और एक के बाद एक करके हर एक असैसिन को पीट देता है। वो हारुतो काफी ज्यादा खतरनाक, और उसके बाद वो लगभग 10 के करीब एनीवेयर डोर को समन करता है और एक के बाद एक करके हर एक एलीट असैसिन्स को अपने पावर की हेल्प से पेल देता है। उसके बाद वो सभी असैसिन्स को वाइस प्रेसिडेंट के पास लाता है और बोलता है, अच्छा वो तुम ही थे जिसने इन असैसिन्स को यहाँ पर बुला था। पर वो वाइस प्रेसिडेंट अजीब सी नौटंकियां करना शुरू करता है और बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर हारुतो उसे पूरी की पूरी फुटेज दिखा देता है कि इतने में वाइस प्रेसिडेंट काफी ज्यादा डर चुका था। वो एक इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और एक काफी खतरनाक डीमन में कन्वर्ट हो चुका था। वो एक मुक्का मारते ही ब्लैक नाइट को बाहर फेंक देता है कि इतने में शार्लेट हारुतो को बोलती कि मुझे कुछ तो एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ तो खतरनाक होने वाला है। शार्लेट को वाइस प्रेसिडेंट के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो हारुतो को बोलती है कि तुम्हें कैसे भी करके वाइस प्रेसिडेंट को वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। हारुतो अपने मन में सोचता है, अरे यार अब शार्लेट के लिए मुझे करना ही होगा। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता हारुतो किसी भी वार का, और हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज उस पर कर रहा था। उसके बाद एक करके वो डीमन बिल्कुल खत्म हो रहा था। कितनी भी उसकी रीजनरेशन पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, उस पर बैरियर मैजिक का भी कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। हारुतो अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करता है और एक के बाद एक करके उस डीमन को खत्म करना शुरू करता है। कि तभी शार्लेट उसे बोलती है कि जब कभी भी ये डीमन अपने आप को रीजनरेट करता है, अचानक से इसका साइज बिल्कुल लो हो जाता है। उसके बाद हारुतो एकदम खतरनाक वाले मैजिक का यूज करता है। वो आसमान से लगभग 100 के करीब स्वॉर्ड्स को समन करता है और एक के बाद एक करके उस डीमन को निपटाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि अब वो प्रेसिडेंट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। हारुतो की कॉपी उठती है और वो अपने मन में सोच रहा था कि पार्टी तो काफी ज्यादा मजेदार थी और रियल हारुतो भी वहाँ पर आ चुका था। और वो उसे बोलता है, लगता है तुम इसे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। और कॉपी बोलती है, ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिन लोगों से भी वो अभी तक मिला है वो काफी ज्यादा अच्छे थे, उनके पास काफी खतरनाक पावर्स भी थी। और हारुतो की कॉपी दोनों इससे काफी ज्यादा खुश भी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्ले और लीजा सिटी में किसी तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें कुछ ठरकी लड़कों का ग्रुप दिखता है। वो लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितने में हम देखते हैं कि फ्ले और लीजा तो उन लोगों को एक के बाद एक करके निपटा देती है और अब उन लोगों को फाइनली वो इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है। उसके बाद हारुतो की गैंग एक जगह पर कलेक्ट होती है और उसके बाद शार्लेट उन लोगों के साथ मीटिंग करती है और फाइनली उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किंगडम में कुछ खतरनाक लोगों का ग्रुप है और वो ग्रुप कोई और नहीं बल्कि हारुतो की मदर ही चला रही है ताकि वो ब्लैक रेंजर को ढूंढ पाए, और इसमें किंगडम के एरिस्टोक्रेट भी शामिल है। उसके बाद वो लोग हारुतो की वीडियो देखते हैं जिसमें कि उसने वाइस प्रेसिडेंट को ठिकाने लगाया था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर भी होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि हारुतो तो अपने सभी बुद्धू फ्रेंड्स की पूरी फुटेज को देख रहा है। उसे पता है कि आखिरकार ये लोग किस बारे में प्लान कर रहे हैं और हो ना हो जरूर अब क्वीन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है हारुतो और उसकी फैमिली पर नेक्स्ट वार करने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम लोग इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।